going to complete. एक मिनट रुक जाओ. चलो, गुड मॉर्निंग. व्हाट आज के टॉपिक क्या क्या है, क्या क्या करना है आज? पहली चीज तो आज न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं, लेवल्स के, लेवलिंग के. ठीक है, एक न्यूमेरिकल करेंगे लेवलिंग का, प्लस बियरिंग के जितने डाउट्स हैं, प्लस कुछ इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा मैं जो अब तक हम लोग ने कर चुके हैं. ठीक है, अब तक हम लोग ने देख लिया. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. किस चीज से शुरुआत करते हैं? पहले तो सबसे पहले कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस, है क्या ये? देख के कुछ आइडिया लग रहा है? कंपास. हाँ, वेरी गुड. किसने बोला है कंपास? कौन सा कंपास है ये भी बताते चलो, अब तो इतना पढ़ चुके हो तुम लोग. प्रिज्मेटिक जैसा लग रहा है. कौन सा? आप देखो, ये इसका कवर था. ठीक है, देखो अब सबसे पहले इसका कवर. ठीक है, आपको दिख रहा है ना क्लियर ये कौन सा कंपास है? हाँ सर, प्रिज्मेटिक है. बाकी दोनों को भी समझ में आ रहा है? प्रिज्मेटिक कंपास है ये. ध्यान से देखो. अब देखो, यही चीज होती है कंपास. जिसने डिफरेंशिएट पढ़ा होगा ना, उसको पता होगा कि ये है कौन सा कंपास. पहले तो आप लोग ये मतलब या तो एक बार फिर से देख के आओगे कंपास. ठीक है, इसमें प्रिज्म दिखाई दे रहा है कहीं? अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बताओ. हाँ, दिख तो रहा है अच्छे से. तो प्रिज्मेटिक कंपास और ये कंपास में डिफरेंस पड़ा. इसमें प्रिज्म कहाँ है पहले तो ये बता दो मेरे को. पास से देखो और देखो. अंकिता, प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ा, मतलब कंपास पढ़ा नहीं पढ़ा अभी तक? अब तुम लोग पढ़ोगे ही नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा? हाँ सर, देख तो आए थे, दिखाऊंगा. तो कौन सा कंपास है ये? किसने बताया नहीं अभी तक? क्या करते थे बताया था मैंने. इसकी फंक्शनिंग बताई थी. यहाँ से हम लोग देखेंगे और सामने अपना स्टाफ खड़ा करेंगे और उसके बाद उसको लाइन करेंगे. पहले तो स्टाफ नहीं, पहले तो हमें क्या करना था, कंपास से एंगल मेजरमेंट करना था, है ना. तो एक पर्टिकुलर लाइन में यहाँ से हम देख के, ठीक है, इसकी जो ये थ्रेड है, ये बताया था मैंने थ्रेड किस चीज की है. ये थ्रेड ये भी बताया था मैंने. थ्रेड किस चीज की है, किसकी थ्रेड है ये? इसकी निडल्स मूव होती हैं कहाँ, क्या, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ये सब तुम लोग जब तक करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा. चलो अब, चलो छोड़ दो ये इक्विपमेंट बताओ ये कौन सा है. अब देखो, इसीलिए फायदा है यहाँ पे आके थियोडोलाइट प्रैक्टिकल का करके सर. देखने का. कौन सा है? थियोडोलाइट है. वेरी गुड. अभी थियोडोलाइट मैंने पढ़ा है, जो है आपको थियोडोलाइट दिखाऊंगा. पढ़ा दिया थियोडोलाइट आप लोग को? ये किसने बोला था? अंकिता ने बोला था, हर्षिता ने बोला है? नहीं सर, मैं थियोडोलाइट मैंने पढ़ाया. मैं वो चीज पढ़ाऊँ, दिखाऊंगा आपको जो मैंने पढ़ाया नहीं आपको. सर फिर ईडीएम होगा, वो भी कुछ ऐसे ही दिखता है. अच्छा, ईडीएम. और क्या पढ़ा दिया मैंने अब तक? पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था आपको? ट्रैवर्सिंग बता रहे थे ना सर. वाह, बहुत सही. पिछली बार ये ग्राउंड लेवल निकालना और ये ट्रेवर्सिंग पढ़ा दिया था पिछली बार. बताया था ट्रेवर्सिंग भी. और क्या पढ़ाया था आपको? तो लेवलिंग करा रहे थे आप. हाँ, तो ये कुछ लग रहा है इसमें क्या है, कुछ बाकी चीज कोई है क्या? मैंने बताया था एक इंस्ट्रूमेंट रखेंगे जिससे हम लोग फोर साइड बैक साइड सारी चीजें लेंगे. चलो आज फिर से सारी चीज रिपीट कर रहा हूं मैं, और अब ध्यान से, जिसको कुछ नहीं समझ में आया, अब एक बार फिर से सारी चीज में थोड़ा तेज तेज सारी चीज रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, नहीं पढ़ोगे साइड पे भेज दूंगा मैं सीधा, जाके रिड्यूस लेवल और ये लेके आओ. ठीक है, तो फिर अभी एक बार अच्छे से समझ लो. शुरू करूं मैं? यस सर. लेवलिंग समझ में आया था नहीं? हाँ या ना? कुछ भी समझ में आया था लेवलिंग में अभी अभी तक? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आया था.
चलो सुनो, लेवलिंग से पहले आज थोड़े से बियरिंग के न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि बियरिंग्स में डाउट आ रहा है ना, ठीक है। तो बियरिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जो पिछली बार मैंने थोड़े बहुत ट्रेवर्सिंग में भी बताए थे, ठीक है। तो उनके न्यूमेरिकल एक बार देख लेते हैं, उसमें कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग दोबारा से वो चीज देखेंगे। एक मिनट चलो। और जहां ना समझ में आए वहीं तुरंत पूछ लेना अभी, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस पिछली बार डिक्लिनेशन थोड़ा सा पढ़ाया था मैंने, है ना। डिक्लिनेशन हमने किया था, आज थोड़े से उन पे न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, क्लियर है सबको, क्वेश्चंस दिख रहे हैं? यस सर। है ना। क्वेश्चन क्या है, द ट्रू बियरिंग ऑफ अ टीवी टावर फ्रॉम द स्टेशन ए इज 358 डिग्री 0 मिनट, ठीक है, एंड इट्स मैग्नेटिक बियरिंग वाज 8 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकंड। यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास, बियरिंग ऑफ ए बी ए सी एंड ए डी आर 290 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, ठीक है, एंड 340 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, 30 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकंड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग्स ऑफ ए बी ए सी एंड ए डी। सबसे पहले याद करो व्हाट इज ट्रू बियरिंग, मैंने क्या बताई थी। ट्रू बियरिंग क्या होती है, ट्रू नॉर्थ से जो भी एंगल बनेगा दैट इज नोन एज ट्रू बियरिंग। क्लियर है, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज भी करवाते चल रहा हूं, तब हम लोग क्वेश्चन करें, ठीक है। अब मैग्नेटिक बियरिंग क्या थी, मैग्नेटिक बियरिंग क्या थी, मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक बियरिंग। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो अगर ट्रू बियरिंग अगर बोल रहा है 358 डिग्री, देखो अब पता है क्या है, अब यहाँ पे मैंने सॉल्व करके आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे ना, तो कैसे अप्रोच करना है मैं वैसे बता रहा हूं आपको, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनते जाओ। पहली चीज क्या है, सबसे पहले जो आपको ट्रू बियरिंग दी है, ट्रू बियरिंग इज एंगल मेजर्ड फ्रॉम ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ से जो भी हम एंगल मेजर करते हैं दैट इज नोन एज ट्रू बियरिंग। क्लियर है? तो 358 डिग्री इज ट्रू बियरिंग। तो ट्रू नॉर्थ से जब आप 358 डिग्री मेजर करोगे, तो एक जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ये वाली, दिस इज नोन एज ट्रू बियरिंग। क्लियर है? हाँ सर। ये वाली जो ब्लैक लाइन दिख रही है दैट इज 358 डिग्री, यहां से ट्रू नॉर्थ से ये बना रही है, दैट इज नोन एज ट्रू बियरिंग ऑफ दिस लाइन। क्लियर? हाँ या हाँ ना? सर। है ना। नहीं क्लियर हो तो बता देना मेरे को, है ना। तो अब मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है हमें, मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है 8 डिग्री। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, उसी लाइन से जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंगल बनाता है ना, ये वाला दिख रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ से 8 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री जो एंगल बना रहा है दिस इज नोन एज मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस सर। है ना। अब आपसे मैं ये पूछूं, मुझे बताओगे डिक्लिनेशन कौन सा एंगल होगा? फटाफट डिक्लिनेशन निकाल के बताओ मुझे, डिक्लिनेशन कितना आएगा? कोई डिफाइन करेगा डिक्लिनेशन क्या होता था, किसके बीच का एंगल होता था डिक्लिनेशन? हर्षिता? सर ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का। वेरी गुड। ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल होता था दैट इज नोन एज व्हाट? डिक्लिनेशन। एंगल यहाँ ऑफ पे मुझे, हाँ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप भी उसे बोला जाता था। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना आया? सर 360 माइनस 358। सर ये एंगल ऑफ 10 डिक्लिनेशन डिग्री कैसे हो होगा ना, जाएगा? क्या? 10 डिग्री होगा ना। अंकिता, मेरी मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, जिसको आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है उसके लिए, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है, जैसे अंकिता ने बोला 360 माइनस 358 इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, नहीं होगा। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमेशा ट्रू नॉर्थ से इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक, जो ये ब्लू लाइन से ग्रीन लाइन तक जो हमारा एंगल बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। क्लियर है अंकिता? हाँ है सर। ना। तो हम वो कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रू नॉर्थ से हम इस साइड जा रहे हैं, अभी हमें इस साइड से मतलब नहीं, लेकिन अभी आप मैग्नीट्यूड बताओ तो 8 + 2 डिग्री इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। लेकिन ये हो रहा है वेस्ट में, ठीक है। तो वेस्ट में जब होता है तो -2 - 8 इज -10 डिग्री, और इसी को बोल सकते हो 10 डिग्री वेस्ट। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्लियर है, दैट इज 10 डिग्री वेस्ट और -10 डिग्री, यहां तक क्लियर है। अब हमें ट्रू बियरिंग निकालनी थी ए बी लाइन की, ठीक है। ए बी क्या हमें क्या दिया हुआ है,
ए बी का हमें यहाँ पे देखना, यूज प्रिज्मेटिक कंपास बियरिंग ऑफ ए बी, ए सी एंड ए डी आर। ए बी का दिया हुआ है, देखो अब ये आपको क्लियर है प्रिज्मेटिक कंपास में कौन सा एंगल मेजरमेंट होता है? कृतिका बताओगी मुझे? कृतिका है नहीं है? सर क्या? कृतिका कौन सा एंगल, देखो यहाँ पे आपको ए बी, ए सी और ए डी के एंगल देख के ये बता सकते हो मुझे कि क्वाड्रेंट, दो तरीके की बियरिंग्स होती हैं, क्वाड्रेंटल और होल सर्कल। तो मैं पूछ रहा हूँ प्रिज्मेटिक कंपास में किस तरीके की बियरिंग्स होती हैं, क्वाड्रेंटल होती हैं या होल सर्कल होती हैं? सर होल सर्कल। वेरी गुड, ये समझ में आ रहा है ना, 290 डिग्री देख के 340 डिग्री देखते, नहीं तो अगर क्वाड्रेंटल होती तो यहाँ पे नॉर्थ 290 ईस्ट दिया होता है ना, ऐसे ही करके साउथ ऐसे करके दिया होता। तो यहाँ पे अगर हमें होल सर्कल बियरिंग में दिया है तो प्रिज्मेटिक कंपास में हमेशा होल सर्कल बियरिंग का मेजरमेंट होता है। अब मैं पूछूं कि ए बी लाइन का बियरिंग दिया हुआ है 290 डिग्री, तो आपको निकालनी है ट्रू बियरिंग ऑफ ए बी, ठीक है? तो आपके पास ऑलरेडी ए बी लाइन का बियरिंग दिया हुआ है। अब आपको अगर ट्रू बियरिंग निकालनी हो ए बी की तो क्या करोगे? कोई दिमाग लगाएगा थोड़ा सा? आपके पास एंगल ऑफ सर एक बार डिक्लिनेशन है। repeat। हाँ, आपको निकालना है क्या? ट्रू बियरिंग निकालनी है। आपके पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ठीक है, और हर लाइन की बियरिंग दी हुई है। 3 लाइन है आपके पास, ए बी, ए सी और ए डी। इन तीनों लाइन की बियरिंग्स गिवन है और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपके पास है। तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो? ट्रू बियरिंग निकाल सकते हो। कोई निकाल के बताएगा? नहीं, मैं बताऊं? हाँ सर। कुछ नहीं करना, ट्रू बियरिंग में आपको क्या कर तो देना कुछ है, प्लस। सिंपल सा डेल्टा को प्लस कर दो, तो यू विल हैव द ट्रू बियरिंग 290 प्लस डेल्टा। लेकिन यहाँ पे देखना वेस्टवर्ड हो रहा है तो दैट विल बी माइनस, ठीक है? तो 290 माइनस 10 डिग्री, हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना आया था? माइनस 10 डिग्री या 10 डिग्री वेस्ट, ठीक है? तो 290 माइनस 10 इज 280, 340 माइनस 10 इज 330 एंड 30 माइनस 10 इज 20 डिग्री। तो ट्रू बियरिंग आ गई, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो फटाफट पूछे। क्लियर है कृतिका? आ गया ना? अब देख लो, ये हमारा कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया 10 मार्क्स का। सो जो 10 मार्क्स इतने आसानी से मिल जाते हैं कि क्या करना पड़ा, सिर्फ ट्रू बियरिंग निकालनी थी आपको। देखो ये फिगर बना के बताया है कि देखो किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग हमें क्या करना पड़ता है? ट्रू बियरिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस लाइन का, जैसे ए बी लाइन थी, ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 290 डिग्री, ठीक है? तो उसमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जैसे ही प्लस कर दोगे तो यू विल हैव द ट्रू बियरिंग ऑफ दैट लाइन, ठीक है? तो ये फिगर भी देख लेना, बाकी आपके पास है। एक मिनट। चलो, पिछली बार लोकल अट्रैक्शन समझा दिया था। किसी को डाउट है लोकल अट्रैक्शन में तो पूछो फटाफट। कोई डाउट है लोकल अट्रैक्शन में? नहीं सर। है ना? लोकल अट्रैक्शन एक बार फिर से बता रहा हूं, इट इज द अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल टू अ लोकल मैग्नेटिक फील्ड अदर देन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली हम लोग जो बोलते हैं, अब देखो ये मेरे पास कंपास है, कंपास दिख रहा है, हाँ ठीक है? सर। अभी तक मैंने इसका नाम नहीं बताया, क्लास खत्म होते होने तक आप लोग मुझे इसका नाम बताओगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा था मैं, कि ये जो कंपास है इसकी निडल दिख रही है, निडल कैसे कैसे मूव कर रही है, ये निडल दिख रही है, जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ वो निडल मूव कर रही है, ठीक है? तो इसका एक साइड नॉर्थ है, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, ठीक है? तो ये नॉर्थ और साउथ क्या होगा, मान लो यहाँ पे मैंने मेटल की कोई चीज रखी, ठीक है? ये भी मेटल है, इससे तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मतलब मैं बता रहा हूं कि कोई चीज मेटल की जैसे इसके पास आएगी ना, तो ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड ये उसके कारण भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? बहुत कम होगा इन द, मतलब आप मान सकते हो 1-2 डिग्री होगा, लेकिन उसके कारण कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। दैट चेंजेस इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब लोकल अट्रैक्शन के बारे में नहीं, एक मिनट, टू डिटरमाइन द, अब मैंने लोकल अट्रैक्शन आपको बताया था। अगर आपको पता करना है कि किसी दो लाइन के बीच में लोकल अट्रैक्शन है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? दोनों की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग चेक करोगे। तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का समेशन अगर 180 डिग्री है तो देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन। क्लियर है? अब यही चीज करनी है क्वेश्चन में, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आपको चेक करना है, ठीक है?
अब सबसे पहला मेथड, ठीक है, हाउ टू करेक्ट द लोकल अट्रैक्शन। देखो हमें ये पता लगा कि लोकल अट्रैक्शन तो होता है, हर जगह होता है, ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ मेटल की चीज मिलेगी, कुछ ना कुछ फैक्ट्री मिलेगी, कुछ ना कुछ इंडस्ट्री मिलेगी, ठीक है। तो इनका करेक्शन कैसे करें हम, ठीक है। तो आपके सामने ये 3-4 लाइन दी हुई हैं, इनका हम लोग गए अपने साइड पे और इसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग ले आए, ठीक है। ए बी लाइन की फोर बियरिंग इज 140 डिग्री, बैक बियरिंग इज 318, ठीक है। बीसी लाइन की फोर बियरिंग इज 60 डिग्री एंड बैक बियरिंग इज 240 डिग्री। सीडी लाइन की ऐसे ही फोर बियरिंग बैक बियरिंग हमारे पास है। अब सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे हर्षिता? सर इंस्ट्रूमेंट का हाइट। अभी अभी लेवलिंग पे नहीं गए, लेवलिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, वैसा वी ही आर लग रहा यूजिंग है। कंपास अभी। हाँ अभी कंपास, अभी लेवलिंग बाद में करवाऊंगा, आज ही लेवलिंग भी करवाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग जैसे अंकिता को डाउट हो रहा था ना एंगल्स में, तो एंगल क्यों ना एक बार खत्म ही कर दें पूरा हम लोग, है ना। एंगल से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने हम लोग क्वेश्चन आज पूरे पूरे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, देखो हमें ये चेक करना है कि क्या इन स्टेशन पे, ये स्टेशन बना दिए ए बी बी सी सी डी डी, आपके पास स्टेशन है, इन स्टेशन में क्या कोई लोकल अट्रैक्शन है, उसके कारण कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर ये पता करना है तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यू विल चेक द फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस देखोगे, ठीक है। उनके बीच का डिफरेंस अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 है, इसका मतलब ये है दे आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शंस। क्लियर? क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं सर। नहीं सर, ये वाला नहीं हाँ हुआ। हाँ मेरी बात सुनो, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको कल पिछली बार फोर बियरिंग और बैक बियरिंग डिफाइन करवाया था। एक ही लाइन से, मान लो इस पॉइंट से, ठीक है, दूसरे पॉइंट तक, अब मैं देखो मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सीधी लाइन है, ठीक है। ये सीधी लाइन हमेशा कितने डिग्री पे होती है, 180 डिग्री इसका समेशन होता है। समेशन मतलब लीनियर पेयर जानते हो ना, एक लाइन जो होती है दैट इज 180 डिग्री। क्लियर, ये पता हाँ सर। है ना। लेकिन अगर 180 डिग्री नहीं है, इसका क्या मतलब है, अगर ये लाइन सीधी है मतलब ये 180 है, अगर ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई या तिरछी हो गई तो इसकी वजह से एंगल में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। और जो एंगल में चेंजेस आ रहे हैं, यही चेंज तो किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन। समझ में आया? हाँ सर। है ना। तो आपको क्या करना है, हर पॉइंट पे, जैसे ए बी एक स्टेशन हुआ तो ए बी पे आपके पास दो रीडिंग है, एक फोर बियरिंग और एक बैक बियरिंग है, ठीक है। फोर बियरिंग मैंने क्या बताई थी, मान लो इस पॉइंट से अगर आप ले रहे हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल लेते हो दैट इज फोर बियरिंग, और इसी लाइन का इस पॉइंट से जो पीछे की तरफ, यहां से पीछे की तरफ जो एंगल ले रहे हो दैट इज बैक बियरिंग। अब इसका समेशन और इसका समेशन हमेशा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है वहां पे लोकल अट्रैक्शन। तो आप ए बी लाइन की वैल्यू चेक करोगे, 318 माइनस 140, आपको देख के समझ आ रहा है आखिरी की डिजिट 8 आ रही है, तो ये 180 डिग्री नहीं बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है। क्लियर? ये समझ में आया, नहीं आया? यस सर। यस सर। है ना। अब बीसी में मुझे माइनस करके देखो, 240 माइनस 60 डिग्री कितना आ रहा है, 180। 180। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बताओ मुझे। लोकल अट्रैक्शन नहीं है। नहीं है, वेरी गुड, इट इज द बीसी इज द स्टेशन एट विच द इट इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अब जो स्टेशन हमारा ऐसा हो जाए जिसपे कि लोकल अट्रैक्शन नहीं लग रहा हो, दैट वी विल टेक इट एज अ बेस, ठीक है। उसको बेस लेके हमें बाकी रीडिंग को सही करना पड़ेगा। ये समझ में आया, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। तो जब भी हमें न्यूमेरिकल दिया जाएगा, वहां पे एक स्टेशन ऐसा दिया जाएगा जहां पे कि 180 डिग्री मतलब डिफरेंस आ रहा हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में क्या करोगे, यू विल टेक द मिनिमम डिफरेंस। जैसे कि मान लो एक आ गया 179 डिग्री, एक आ गया 174, एक आ गया 184, तो आप सबसे मिनिमम डिफरेंस जिसमें उससे उसको बेस लेके आप स्टार्ट करोगे और बाकी रीडिंग्स को करेक्ट करोगे। आपका मेन एम क्या है, यू हैव टू करेक्ट ईच स्टेशन फ्रॉम, मतलब आपको करेक्शन प्रोवाइड करना है हर एक स्टेशन पे, सो दैट इट विल बिकम फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। क्लियर हो रहा है हमें करना क्या है? यस सर। ठीक है। तो हियर द बीसी इज द बेस, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 240 से हम 125, मतलब धीरे धीरे हम दूसरी रीडिंग्स को भी अफेक्ट करेंगे। अभी मैं सिखा रहा हूं कैसे करना है, ठीक है।
अभी ये कौन सा ट्रेवर्स बन रहा है, ये ट्रेवर्स मेरे को बताओगे, ये वाला जो ट्रेवर्स बना हुआ है ब्लू कलर का, दिस इज विच टाइप ऑफ ट्रेवर्स? ओपन ट्रेवर्स। ओपन वेरी गुड, ओपन ट्रेवर्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखो, जिसको ना समझ में आया एक बार रोक देना मेरे को कि ये चीज समझ में नहीं आई। अब ये एंगल समझ में आ रहा है? ए बी लाइन कैसे बनी है? देखो ए बी लाइन, ये ए बी लाइन दिख रही है, इससे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल है दैट इज नोन एज फोर बियरिंग। यहाँ ऊपर वाली टेबल में यही लिखा है ना, ए बी लाइन जो एंगल बना रही है 140 दैट इज फोर बियरिंग। क्लियर? अब ए बी लाइन का मुझे बैक बियरिंग बताओगे? बैक बियरिंग, ये जो ब्लैक वाला एंगल बन रहा है ना, दिस इज नोन एज ब्लैक बैक बियरिंग, ठीक है। तो 318 डिग्री है। इसी तरह बीसी लाइन का जो ये बी सी, ये पॉइंट बी है, यहां से सी लाइन जा रही है, इसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये बीसी हो गया। फिर इसी तरह सीडी से आप आगे बढ़ोगे तो सीडी में फोर बियरिंग इज 125 एंड अगेन द बैक बियरिंग, इसके पीछे से जो एंगल बनेगा दैट इज बैक बियरिंग। ये फोर बियरिंग बैक बियरिंग क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। है ना? चलो, अब ये पूरे स्टेप दिए हुए हैं, क्या करना है आपको, कैसे करना है। अभी तक जो मैंने कहानी बोली ना, यही कहानी है, अभी उसको मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे हमें सॉल्व करना है। क्लियर हो? साथ में हो ना? देखो, जहां कहीं डाउट है, देखो बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं मैं, लेकिन समझ में आना चाहिए क्योंकि ये आगे काम आएगा, ठीक है। आपको एंगल का पूरा एंगल का वही चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले कर रहे हैं, ऑब्जर्व फॉर अ लाइन हुज फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग डिफर्स एग्जैक्टली बाय 180 डिग्री। यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये देखना है कि किसका डिफरेंस हमारा 180 डिग्री है। सबसे पहले हमने देख लिया, तो यहाँ पे लाइन कौन सी है? द लाइन इज बीसी। क्लियर है? बीसी लाइन ऐसी थी जिसपे कि डिफरेंस हमारा 180 डिग्री आ रहा था। क्लियर? यस सर। है ना? कमिंग टू द स्टेप टू इज व्हाट एंड स्टेशन ऑफ सच लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एंड ऑल द बियरिंग फ्रॉम दिस स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। एंड स्टेशन ऑफ सच लाइन, बीसी का मतलब क्या है? एंड स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे जो एंड स्टेशन कौन कौन से बताओ? बीसी पे एंड स्टेशन कौन कौन से आपके? एंड स्टेशन का मतलब समझे कौन कौन से? एंड स्टेशन मतलब बी एंड सी आर द एंड स्टेशन, ठीक है। तो आप चाहो तो बी से स्टार्ट करो, आप चाहो तो सी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है? एंड स्टेशन मतलब हम जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है हमारा, तो दोनों में एंड स्टेशन इज बी एंड सी। क्लियर? यस सर। है ना? तो यहां से हम ये एज्यूम कर सकते हैं, देखो जब एंड स्टेशन हमारा क्या है यहाँ पे, यहां से 60 से 125 डिग्री या 240 से 318 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का समेशन भी हमारा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री ही होना चाहिए। ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? देखो, अब आपको क्या करना है ना, अब आप 240 डिग्री से स्टार्ट करो या 60 डिग्री से, कोई भी एक पकड़ सकते हो। अब बताओ किससे स्टार्ट करूं मैं, कौन सी डिग्री से स्टार्ट करूं? 240। हाँ चलो, अब जिसने बोल दिया उसका लेके चल रहा हूं मैं। 240 डिग्री के नियरेस्ट हमारी जो बैक बियरिंग है दैट इज 318, ठीक है। अब हम लोग जो एंड स्टेशन जैसे 60 और 240 ले रहे थे ना, कोई सा भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 240 इज द करेक्ट रीडिंग, ये आपको पता है। तो 240 से 318 डिग्री पे आप गए, तो मतलब ये स्टेशन जो एंड पे दे रहा है दैट इज 318 डिग्री इज ऑल्सो करेक्ट रीडिंग, ठीक है। लेकिन बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ ए बी, ठीक है, करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ ए बी 318, ये हमने मान लिया, ठीक है। देयरफॉर द करेक्ट फोर बियरिंग कितना होना चाहिए? आप लोग बताओ मुझे फटाफट, फोर बियरिंग कितना होना चाहिए? अगर बैक बियरिंग 318 आप मान रहे हो कि सही है, तो फोर बियरिंग कितना होना चाहिए? कृतिका? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने ये बोल दिया, देखो अभी तक हमें ये पता चल गया BC पॉइंट 60 इज करेक्ट एंड 240 इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन बाकी रीडिंग्स में कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आया? तो अब बाकी रीडिंग्स को कैसे सही करेंगे ये तरीका मैं सिखा रहा हूं। तो मैंने ये बोला 240 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम मान लें कि 318 इज राइट, राइट, ठीक है। हम क्यों राइट मान रहे हैं? क्योंकि इसके हमारा जो BC लाइन है उसका जो पॉइंट है B, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन AB,
ठीक है। तो ए बी में जो बी पॉइंट होगा या बैक बियरिंग मान लो, तो करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ ए बी इज 318 डिग्री हमने माना। तो अगर हमें 4 बियरिंग तक पहुंचना है तो क्या करोगे इस बैक बियरिंग में कि आप 4 बियरिंग तक पहुंच जाओ? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का रिलेशन क्या है? द रिलेशन इज ऑफ 180 डिग्री। दोनों का डिफरेंस हमेशा 180 होना चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूँ बैक बियरिंग से अगर 4 बियरिंग तक जाना है आपको क्या करो? 318 में से 180 माइनस कर दो। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। आ गई समझ में? सबको आ गई? हाँ सर। तो जब आपका बैक बियरिंग ऑफ ए बी आपको पता है, आपको यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट 4 बियरिंग ऑफ ए बी, देन यू हैव टू डू 318 माइनस 180। क्लियर? तो आपकी वैल्यू कितनी आई? 138। अब आपकी वैल्यू 4 बियरिंग ए बी की आई है 138, लेकिन ऑलरेडी आपके पास ए बी की 4 बियरिंग कितनी है? 140। 140। ठीक है, आपके पास करेक्ट वैल्यू आई 138 एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 140। कोई बताएगा व्हाट इज द एरर एंड व्हाट इज द करेक्शन? अब ये सारी चीज पढ़ के आ रहे हो आप लोग। एरर क्या होती थी और करेक्शन क्या होगी? What is the error and what is the correction? देखिए कौन सर बताएगा? एरर 2 होगा और करेक्शन माइनस एरर होगा। ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अंकिता, कृतिका, एरर 2 होगी और करेक्शन -2 होगा। यहाँ किसी को डाउट है तो अभी पूछे मुझसे। सर एरर 2 तो समझ आया, लेकिन करेक्शन क्या बोला आपने सर? करेक्शन देखो, एरर समझ में आ गया कृतिका? पक्का? यस सर, 140 माइनस 138। हाँ, वेरी गुड। ये समझ में आता है ना कि हमारी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज Yes, व्हाट? एरर। एरर। ठीक है, तो अब जस्ट अपोजिट ऑफ द एरर इज करेक्शन। ठीक है। उसमें क्या दिक्कत है याद आ बताओ? गया। एरर अगर 2 आ रहा है तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। करेक्शन जस्ट अपोजिट होता है ना। करेक्शन इज व्हाट? ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या करेक्टेड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज द करेक्शन। अब रिवाइज किया था। क्लियर है? यस सर। क्या वो बोलो? सर याद आ गया था कि लिखा था ये मैंने हाँ, नोट। याद आ गया ना। तो नाउ वी हैव द करेक्शन एट द स्टेशन इज -2। ए स्टेशन पे अब देखो, बी स्टेशन तो हमारा क्लियर था। बी स्टेशन पे कोई दिक्कत ही नहीं थी हमें, है ना। बी और सी हमने पहले बता दिया, इट इज क्लियर, इट इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अब ए पे हमें पता लगा व्हाट इज द करेक्शन। करेक्शन एट द स्टेशन ए इज -2 डिग्री। क्लियर है? अब इसी तरह हम सी पॉइंट से अगर स्टार्ट करें, सी पॉइंट पे अगर 60 डिग्री था तो 60 डिग्री का हमारा 4 बियरिंग इज करेक्ट। द करेक्टेड 4 बियरिंग ऑफ द लाइन सी डी इज 125 डिग्री। नेक्स्ट करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ द सी डी इज कितना आ जाएगा? 125 प्लस 180 डिग्री। जब आप करोगे, अब समझ में आ रहा है? देखो 4 बियरिंग से बैक बियरिंग में 180 का डिफरेंस होता है। जब ज्यादा एंगल हो तो 180 माइनस करो, जब 180 से कम एंगल हो तो यू जस्ट प्लस 180 डिग्री। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। है ना। देखो अभी समझते चलो, इनको एक बार खुद से लगाओगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा। ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ द सीडी विल बी, देखो करेक्टेड इज 125 प्लस 180, 305 डिग्री आ गया। इसी तरह ऑब्जर्व बैक बियरिंग कितना है? 302। अब यहाँ पे एरर बताओ कृतिका, एरर कितनी हो गई? करेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड एरर होगी। एरर इज व्हाट? देखो हमेशा ध्यान रखना, एरर क्या होगी कृतिका? कृतिका, what should be the error? अंकिता, एरर बताओ। सर होगा -3। हाँ, ये कैसे आया -3? हमेशा याद रखना, एरर विल बी ऑलवेज ऑब्जर्व्ड माइनस करेक्टेड। ठीक है, ये ऑब्जर्व्ड माइनस ट्रू होता है। ठीक है, तो 302 माइनस 305, मैं जानबूझ के मैंने गलत बोला ताकि कंफ्यूज हो। ठीक है, तो करेक्शन क्लियर है यहाँ तक? मेरे हिसाब से करेक्शन क्लियर है। करेक्शन एट द स्टेशन डी विल बी +3 एंड करेक्शन एट द स्टेशन ए विल बी -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नाउ ऑब्जर्व 4 बियरिंग ऑफ द डीई। ठीक है, अब ऑब्जर्व थी 153। अब जितना करेक्शन हमारा डी में आया उतना ही करेक्शन आपको अप्लाई कर देना है नेक्स्ट स्टेशन में। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द करेक्टेड 4 बियरिंग? दैट विल बी 153 डिग्री। ये चीज समझ में आई नहीं आई? नहीं सर, ये वाला नहीं आया। चलो, डी स्टेशन की हम बात कर रहे थे। डी स्टेशन इज व्हाट? डी स्टेशन को हमने क्या माना? डी स्टेशन पे हमारा करेक्शन कितना है? +3। ठीक है, तो डी स्टेशन से रिलेटेड जितने भी स्टेशन होंगे वहां पे +3 होगा। ठीक है, मतलब करेक्शन आप दोनों में प्रोवाइड करवा दोगे।
ठीक है, चाहे वो नेक्स्ट स्टेशन के लिए भी हो या प्रीवियस स्टेशन के लिए भी हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हमें डी की फोर बियरिंग निकालनी है सही, ठीक है। करेक्टेड फोर बियरिंग ऑफ डी विल बी व्हाट 150 प्लस 3 डिग्री। अब ये प्लस 3 डिग्री क्यों आया? बिकॉज देयर इज करेक्शन एट द स्टेशन डी। ये चीज कितने लोगों को क्लियर हुई? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ कोई सर। डाउट है तो अभी पूछो फटाफट। आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। ये था हमारा किसका? ओपन ट्रेवर्स था। ओपन ट्रेवर्स क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, हमारा आता है क्लोज ट्रेवर्स का। ठीक है, क्लोज ट्रेवर्स के केस में एक चीज एंगल क्या करती है? बाय इंक्लूडिंग एंगल। इंक्लूडिंग एंगल से हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस देख सकते हैं। अब फटाफट मुझे देख के कौन बताएगा कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन फ्री है? फटाफट क्वेश्चन देखो, ये एबीसी बीसी सारे दिए हुए हैं, इसमें से मुझे बताओ कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन फ्री है। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया मेरे पास। कितने लोग माइनस कर रहे हैं ये बताओ? माइनस तो कर नहीं रहे होगे। कैलकुलेटर लेके कोई बैठा है क्या? यार देख के समझ में आता है, इतनी मैथमेटिक्स आप लोग की तेज होनी चाहिए कि देख के आपको पता चल जाए कि किस में डिफरेंस आएगा किस में नहीं आएगा। सर किसी लास्ट ने नहीं वाला बताया? ई ए। हर्षिता का पहला आंसर। और कोई? अंकिता, कृतिका, क्या हो गया? अब सामने देख के पता चला 30 सेकंड दिया हुआ है, 45 सेकंड दिया हुआ है, इसका डिफरेंस कभी 180 नहीं होगा। 78 यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 30 कुछ भी नहीं होगा, 30 45 कभी नहीं होगा, 45 15 कभी नहीं होगा। सिर्फ बल लास्ट का जिसका डिजिट सेम होगा उसी का तो डिफरेंस होगा। 220 में से 40 घटाओ तो क्या है? 180 आ गया डायरेक्ट। क्लियर? ये सब देख के क्लियर होना चाहिए कि हाँ कितना आया क्या नहीं आया। ठीक है, तो अब मुझे फटाफट से बताओ ईए स्टेशन। अब ईए से रिलेटेड कौन कौन से स्टेशन है जो कि लोकल अट्रैक्शन फ्री होंगे? हमारी ईए की क्या होगी? बैक बियरिंग ऑफ डी और फोर बियरिंग ऑफ ए बी। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे हमारे स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, है ना? क्लियर है? तो अब देखो हाँ सर। फिर से वही चीज करनी है आपको। दिख रहा है? लोकेट अ लाइन हुज फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग डिफर्स एग्जैक्टली बाय 180। तो अब क्या हो गया? ईए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, आपको इंक्लूडेड एंगल निकालने हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इंक्लूडेड एंगल आएंगे कैसे? ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज समझ लो, या तो मैं उसको डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लिखवा दूंगा, ठीक है, नहीं तो आप समझ लो थोड़ा सा, है ना? अब मुझे एंगल ए निकालना है। कोई मुझे दिमाग लगा के बताएगा एंगल ए निकालने के लिए किसकी फोर बियरिंग और किसकी बैक बियरिंग की जरूरत पड़ेगी मुझे? अब फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का कंसेप्ट क्लियर है ना? मुझे एंगल ए निकालना है। एंगल ए निकालने के लिए किसकी फोर बियरिंग और किसकी बैक बियरिंग की जरूरत पड़ेगी? बस इतना सा बता दो। ए बी का 4 बियरिंग और ई का और बैक बियरिंग। हाँ, वेरी गुड। देखो बस ये समझना है, जहाँ एंगल ए निकालने के लिए याद रखना है ए बी का हमें क्या चाहिए? फोर बियरिंग, और ई का चाहिए बैक बियरिंग। 150 माइनस 40, 150 डिग्री 30 मिनट माइनस 40 डिग्री 15 मिनट कर दोगे, यू विल हैव द एंगल इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए। ठीक है, अब एक और मैं बता रहा हूँ बी का निकालने के लिए। देखो बी किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है, तो मतलब बी सी लाइन है, तो फोर बियरिंग ऑफ बी सी माइनस बैक बियरिंग ऑफ आपको चाहिए होगी ए बी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? जो चीज मैंने अभी बोली, देखो एक लाइन आगे जाओ एक लाइन पीछे जाओ। सी का अगर मैं बोलूं तो फोर बियरिंग ऑफ सी डी माइनस बैक बियरिंग ऑफ बी सी। क्लियर हो रहा है? यस सर। हो रहा है किसी को क्लियर? अब मैं यहां से दिखाते जा रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो मैं अगर इस एंगल की बात करूंगा ना, तो इस एंगल के लिए मुझे क्या चाहिए? फोर बियरिंग ऑफ ए बी माइनस बैक बियरिंग ऑफ ई ए। याद रखना इस लाइन का। इसी तरह एंगल बी चाहिए तो फोर बियरिंग ऑफ बी सी माइनस बैक बियरिंग ऑफ ए बी। एंगल सी चाहिए फोर बियरिंग ऑफ सी डी माइनस बैक बियरिंग ऑफ बी सी। एंगल डी चाहिए फोर बियरिंग ऑफ डी माइनस बैक बियरिंग ऑफ सी डी। समझ में आ रहा है? एंगल ई चाहिए तो फोर बियरिंग ऑफ ई ए माइनस बैक बियरिंग ऑफ डी ई। यही कर रहे हैं हम लोग। देख लो आखिरी जो मैंने एंगल ई बोला है ई ए का फोर बियरिंग है ये,
ठीक है 220 और माइनस बैक बियरिंग ऑफ डी, बैक बियरिंग ऑफ डी कितना है 134। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है इसमें? बताओ फटाफट। कृतिका देखो अभी समझ लो, अभी नहीं समझ में आएगा फिर कभी खुद से पढ़ोगे ना कैसे हुआ क्या हुआ नहीं समझ में आएगा। ठीक है तो अब मैं फिर से बता दूंगा, इंक्लूडेड एंगल निकालने का तरीका बता दूं मैं फिर से, या एक बार खुद से करके देख रहे हो वही चीज हो रही है नहीं हो रही है? खुद से एक बार करके देखो। फिर से बताओ इंक्लूडेड एंगल। नहीं सर आ गया। आ गया? किसी को रिपीट करना हो रिपीट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो ये इंक्लूडेड एंगल आपके सारे निकल गए। ये इंक्लूडेड एंगल में ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, अगर आपका इंक्लूडेड एंगल 360 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, ठीक है सॉरी 360 डिग्री से नहीं, आपका कितना 78 माइनस 320 करोगे, इफ योर इंक्लूडेड एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, ठीक है आप ये सोचो ये दो लाइन है, ठीक है कहीं पे भी आपको दिख रहा है ये दो लाइन 180 डिग्री से, ये अच्छा मेरे को खुद से कॉमन सेंस बताओ, ए बी सी डी ई कोई भी एंगल 180 से ज्यादा हो सकता है क्या? कोई भी इंक्लूडेड एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, हाँ या ना? नहीं सर। रीजन क्लियर है क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 180 का मतलब है ये पूरी लाइन, ठीक है ये पूरी लाइन अगर चली जाएगी, अगर 180 डिग्री से ज्यादा एंगल आ रहा है दैट एंगल इज नोन एज एक्सक्लूडेड एंगल। ये समझ में आया? जो एंगल 180 से ज्यादा आएगा दैट इज एक्सक्लूडेड एंगल। हम यहाँ पे एक्सक्लूडेड एंगल निकाल रहे हैं, कहने का मतलब एक्सक्लूडेड एंगल क्या होगा, इसके पीछे वाला एक एंगल आ जाएगा। तो ये पीछे वाले एंगल से हमें इस छोटे वाले एंगल पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए कॉमन सेंस कितना अच्छा है आप लोग का। 180 माइनस दी वो बाहर वाला एंगल 180 होगा बेटा, ये पूरा एंगल 180 का होता है, ये पूरा सर्कल। अच्छा कितना पूरा होता है? 360। सर एक बार हाँ, क्वेश्चन very good. रिपीट करिए, अगर समझ नहीं आया। हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये बोला कि अगर 180 से ज्यादा एंगल आ रहा है तो 180 से ज्यादा एंगल आएगा मतलब ये पीछे वाला एंगल निकल आया आपका, ये वाला एंगल निकल आया ई के, हमें निकालना था इंक्लूडेड, ये निकल आया एक्सक्लूडेड। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है? हाँ सर। है ना? तो ये पीछे वाला जब एंगल आ गया 180 से ज्यादा, तो हमें ये छोटे वाले एंगल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस 180। 180 कहां से आ गया फिर से 180? अब ये 180 से क्या रिलेशन है? ये पूरा सर्कल कितने का होता है? अभी अंकिता ने बताया था पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री। तो ये पूरा 360 डिग्री और पीछे वाला एंगल आ गया, तो आप 360 को इसमें प्लस कर दो या 360 को माइनस कर दो। अगर माइनस में वैल्यू है तो 360 को प्लस कर दो, अगर प्लस में वैल्यू है तो 360 में से माइनस कर दो। ये चीज समझ में आई हाँ या ना? समझ में आया हाँ या ना? हाँ सर। पक्का? कृतिका अंकिता को भी आया? नहीं सर मुझे नहीं आया। नहीं आया? हाँ देखो जहां ना आए कृतिका पूछो। कृतिका ये वाला नहीं समझ में आया 360 वाला, या शुरुआत से बताऊं मैं? सर 360 वाला नहीं समझ आया जो भी आपने बताया हाँ एक्सक्लूडेड 360 वाला वाला। नहीं आया। चलो अब मेरी बात सुनो, यहां तक समझ में आया। हम ये एंगल निकाल रहे हैं, हम कौन सा निकाल रहे हैं? इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है? ये वाला एंगल, अंदर वाले एंगल, ठीक है। अब मैंने ऐसा बोला कि अंदर वाले एंगल ना कभी 180 से बड़े नहीं होंगे, 180 से हमेशा छोटे ही होंगे। क्योंकि आप खुद सोचो दो अगर इंक्लूडेड एंगल है ना, अब ये हमेशा ऐसे हो जाएंगे तो ये क्लोज लूप बना ही नहीं पाएंगे, कभी भी क्लोज ट्रेवर्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये हमारा एंगल बनेगा। अगर 180 से ज्यादा आ रहा है तो इसके बाहर का एंगल, जैसे ये ई है ना, तो ई के बाहर वाला एंगल आ गया। अगर 180 से ज्यादा आ रहा है तो ये बाहर वाला एंगल आ गया। हमें क्या करना था? हमें तो इंक्लूडेड एंगल निकालना था, इसके बीच का एंगल निकालना था ना हमें। तो हमें क्या करना है? इस पूरे वाले सर्कल होता है हमारा 360 डिग्री का। तो अगर हमारा नेगेटिव एंगल आया है 180 से ज्यादा, तो उसमें आप 360 को ऐड कर। हेलो क्या कृतिका? सर मतलब कि जो आपका एक्सक्लूडेड एंगल अगर आया है 180 से बड़ा आया है तो उसको इंक्लूडेड निकालने के लिए 360 माइनस एक्सक्लूडेड करना है। मेरी बात सुनो, अगर वो एंगल आया, मान लो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो 78 डिग्री माइनस 329 डिग्री, ये आएगी कुछ वैल्यू कितना? ये आएगी 200, माइनस में आएगी 260, ठीक है। तो 260 डिग्री इज मतलब आप खुद सोचो 260 डिग्री इसके बीच का एंगल तो हो ही नहीं सकता है,
आप है ना मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, तो 3 से 260 डिग्री इसके बीच का होगा नहीं, तो -260 डिग्री में आप उसको इंक्लूडेड एंगल कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 360 को प्लस कर दोगे। ये चीज समझ में आई? हाँ आ गई। है ना, 360 को जैसे ही आप प्लस करोगे ना, तो ये पहले 260 जो माइनस में आ रहा था वो ये बाहर वाला एंगल आ रहा था, जैसे ही आपने 360 को प्लस किया ये अंदर वाला एंगल आ गया। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे भी 360 किया, बाकी सारे एंगल देख लो, ये 110 एंगल था तो 180 से कम था, ये हमारा आ रहा था -200 समथिंग, तो हमने इसमें +360 कर दिया तो ये एंगल आ गया। इसी तरह 42 में से 256 माइनस कर दो, इट इज अगेन -202 समथिंग, तो हमने फिर से 360 ऐड कर दिया तो ये 146 आ गया। इसी तरह सारे एंगल हमने निकाल लिए, तो हमारे पास वी हैव इंक्लूडेड एंगल। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो अभी पूछो फटाफट। कोई डाउट? आ गया सर। आ गया सर। आ गया ना? चलो, अब हमारे पास हमको पता है ये क्या है, कौन सा शेप बना है, कौन बताएगा? ये 1 2 3 4 5 साइड है, अब ये तो मैंने बता दिया। आपने बाद में बोला पेंटागन तो कहते थे। वेरी गुड, पेंटागन बता दिया है ना। पेंटागन का मुझे बताओगे सम ऑफ द एंगल्स क्या होते हैं? देखो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, हमें ये पता चल गया हर एक इंक्लूडेड एंगल से ये पता चल गया कि व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा आता है एक्चुअल सम ऑफ द एंगल्स। हमने निकाल लिया 542 डिग्री 30 मिनट, ये होता है सम ऑफ द एंगल टोटल। जबकि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, स्क्वायर का हमारा चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये आता है इस फॉर्मूले से, यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ ना, 2n - 4 × 90 डिग्री, इस फॉर्मूले से आता है। अब इसको आप ट्रायंगल बना दो, तीन साइड रख दो, 3 दूनी का 6, 6 - 4 2 × 90 इज 180 डिग्री। ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। साइड कितने होते हैं, 3। अगर आप 4 साइड लोगे तो यू विल हैव 360 डिग्री। ठीक है, 4 × 2 = 8, 8 - 4 4, 9 × 4 = 36, 360 डिग्री होता है। इसी तरह पेंटागन का हमेशा सम क्या होना चाहिए, 540 डिग्री। क्लियर है? यस सर। 5 × 2 = 10, 10 - 4 6, 6 9 6 = 54। क्लियर? यस सर। क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। हाँ कृतिका बोलो, फिर से बताओ। नहीं सर, ये पता था ऑलरेडी। हाँ ये तो पता ही था ना, वही तो बता रहा हूँ ना। तो अब देखो, ये हमने इतनी मेहनत अब तक क्यों की थी, इसलिए की थी ताकि हमारे पेंटागन का हमें सम पता है, दैट इज 540 डिग्री, और हमने जो एक्चुअल निकाला दैट इज 542 डिग्री 30 मिनट। इसका क्या मतलब है? एरर है। हाँ, देयर इज एरर ऑफ 2 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 542 डिग्री 30 मिनट माइनस 540 डिग्री, तो हमारा देयर इज एरर ऑफ 2 डिग्री 30 मिनट। तो इसका करेक्शन क्या होगा? अब मुझे बताओगे फटाफट से, करेक्शन कितना अप्लाई करोगे? मैं नहीं, एक मिनट सोच के देखो, बहुत जल्दी नहीं, हर चीज जरूरी नहीं होती कि जैसा पहले बताइए वही हो। अगर मैं बोल रहा हूँ सोचने के लिए तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। मुझे अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, इन सबको सही इंक्लूडेड एंगल बताना है। मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस क्या है कि आई शुड फाइंड आउट द एक्चुअल, मतलब या करेक्टेड एंगल या करेक्टेड बियरिंग इनकी मैं बता दूं। तो करेक्टेड बियरिंग कैसे निकलेगी ये मुझे कोई लॉजिकली सोच के बताएगा। वी हैव द एरर, हमें एरर पता है, 2 डिग्री 30 मिनट की एरर है, हमें इन बियरिंग्स को सही करना है। और हमारे पास एक बियरिंग तो सही थी, ये वाली बियरिंग सही है। अब इन सारी बियरिंग्स में एरर है, एरर कितने की हमें ये पता चल गया, 2 डिग्री 30 मिनट। अब इन एरर को आप हर बियरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? कोई थोड़ा सा एग्जांपल बताए, मतलब थोड़ा सा सोच के बताए। अंकिता ट्राई करोगी एक बार? सर डिस्ट्रीब्यूट करना है एरर को, मतलब हमें तो टोटल पेंटागन में पता चला ना, टोटल ट्रेवर्स में पता चला कि 2 डिग्री 30 मिनट की एरर है। अब ये क्या 2 डिग्री 30 मिनट सब में सारे एंगल में आप मेजर कर दोगे, सारे एंगल में इंक्लूड कर दोगे, कैसे होगा बताओ? कुछ तो थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। सर अगर ई ए करेक्ट है तो फिर ए करेक्ट होगा, हाँ बाकी एंड ई करेक्ट भी होगा, बिल्कुल। तो बी सी चलो मैं डी बताऊं, में एरर। चलो अब हमें क्या करना है, हमें ये तो पता चल गया कि देखो 4th स्टेप तक यहां तक था, करेक्शन इज -2 डिग्री 30 मिनट, याद रखना एरर से जस्ट अपोजिट हमारी करेक्शन होगी। अब करेक्शन विल डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल 5 इक्वल एंगल्स, ये समझ में आया? हमें हर एक एंगल में हमें करना है, तो करेक्शन पर एंगल कितना आ जाएगा, -2 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाई 5।
यही दिमाग में पूछ रहा था, ये थोड़ा अगर देख लेते क्योंकि एग्जाम में ये चीज काम आएगी। ठीक है, टोटल एरर तो ये हो गई, लेकिन हर एक एंगल में कितना है, करेक्शन पर एंगल इज इंपॉर्टेंट, दैट इज -2 डिग्री 30 मिनट बाई 5, दैट इज -30 सेकेंड हर एंगल में होगा, 30 मिनट। ठीक है, तो आपके करेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, अब देखो करेक्टेड एंगल विल बी, अभी ऊपर के एंगल थे आपके, एंगल ए विल बी 110 डिग्री 15 मिनट था, इसमें क्या करना है, करेक्शन प्रोवाइड करना है कितने का, 30 मिनट का। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट आपको ऐड करने पड़ेंगे, सॉरी ऐड बोल रहा हूं, माइनस है ना, तो हमने क्या किया 110 डिग्री 15 मिनट -30 मिनट, क्लियर है, तो वी विल हैव 109:45 मिनट। इसी तरह हर एक एंगल में हमने क्या कर दिया, 30 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्लियर है। हाँ सर। क्या सॉल्यूशन हो गया, हमें क्या करना था, अल्टीमेट क्या निकालना था हमें, हमें ट्रू बियरिंग्स निकालनी थी, है ना, हमें हर एक लाइन की बियरिंग को सही करना था, अभी सिर्फ हमने एंगल को सही किया है, अब एंगल हमारे, सॉरी अच्छा ठीक है, इसने एंगल ही पूछा था। ठीक है, तो करेक्टेड एंगल्स हमारे पास आ गए, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज द फाइनल आंसर, क्लियर है। हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आ गए दो, हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है। हाँ सर, सर ये सॉल्व कैसे किया मुझे समझ नहीं आया, करेक्शन पर एंगल को उससे 5 से डिवाइड करके -30 मिनट्स कैसे आया। सुनो सुनो, टोटल एंगल कितने हैं, टोटल एंगल कितना, 5। अच्छा ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा क्या, हाँ अब कैलकुलेटर का यूज होगा बेटा, डिग्री और उसमें कन्वर्जन होता है ना, तो एक, अब ये सारी चीजें याद रखना, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, इनका कन्वर्जन है, 2 डिग्री 30 मिनट इज व्हाट, याद करो 30 मिनट प्लस 30 मिनट इज 60 सेकंड, सॉरी 60 सेकंड बोल रहा हूँ मैं, हाँ 30 मिनट हमारा हो गया कितना, 1 आवर। ठीक है, देखो हाँ सर। ये कैलकुलेटर है, हाँ सर, फोन है। फोन में नहीं, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, अभी तो नहीं है सर, साइंटिफिक वाला तो वहां पे कॉलेज में। वहां पे डायरेक्ट डिग्री का कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो डिग्री मिनट सेकंड वहां दिए हुए हैं कैलकुलेटर में, तो वो डायरेक्ट होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएंगे, तो उसकी चिंता मत करो। ठीक है, वहां पे आपको डिग्री और मिनट और सेकंड आपको खुद से मिलेगा। ठीक है, तो वहां डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी इसका मत करो, बाकी मैं ऐसे कन्वर्जन भी बता दूंगा आपको। चलो ठीक है, यही था हमारा बियरिंग्स का, पूरा बियरिंग्स का खेल खत्म हो गया। ठीक है, एक बार ट्रेवर्स रिवाइज करवा दे रहा हूँ, इसके बाद धीरे धीरे लेवलिंग कर देंगे। यहाँ तक बियरिंग्स में अंकिता क्लियर हुआ? हाँ सर। ये सब ऊपर से गया। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स बता रखा था पिछली बार, फटाफट से जा रहे हैं। मेजरमेंट इन ट्रेवर्सिंग, लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से हमने मेजरमेंट कर लिए, चेन और टेप कर लिया। टेक्योमीटर थोड़ा सा बताना है मेरे को। ठीक है, एडीएमआई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एंगुलर में लूज निडल मेथड, आज ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ एक बार। फास्ट निडल मेथड, इंक्लूडेड एंगल, अभी अभी हमने जो किया। डायरेक्ट एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। ठीक है, ये अभी मैं थोड़ा तेजी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो व्हाट इज ट्रेवर्सिंग क्या था, लीनियर मेजरमेंट इक्विपमेंट शुड बी सिलेक्टेड सच दैट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज ऑफ सम ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ मेजरमेंट, है ना। ट्रेवर्सिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ एंगुलर मेजरमेंट भी कर रहे थे, दैट इज नोन एज ट्रेवर्सिंग। ठीक है, ट्रेवर्स बना के। ठीक है, इफ वेरी प्रिसाइज इक्विपमेंट आर यूज फॉर द एंगुलर मेजरमेंट, अब यहाँ पे याद रखना, एंगुलर मेजरमेंट के लिए तो हम प्रिसाइज इक्विपमेंट यूज करेंगे, लेकिन जो डिस्टेंस मेजरमेंट है उनके लिए चेन टेप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ थीटा इज द लीस्ट काउंट ऑफ द एंगल मेजरिंग इक्विपमेंट, दैट परमिसिबल एरर इन द लीनियर मेजरमेंट इक्विपमेंट शुड बी इन ऑर्डर ऑफ। देखो यहाँ पे ये चीज मैंने बताई थी, जब एरर निकालनी होगी तो आपको क्या देखना पड़ेगा, वहां पे हमेशा लीस्ट काउंट देखना पड़ेगा, व्हाट शुड बी द लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट का मतलब बताओ तो पहले मुझे, व्हाट इज द लीस्ट काउंट मतलब होता क्या, मतलब बताया था मैंने पिछली क्लास में। सर उस इक्विपमेंट का मतलब कि लीस्ट साइज जो वो मेजर कर सकता है शायद ये। हाँ, वह हमेशा बोलोगे मिनिमम मेजरमेंट जो भी इक्विपमेंट कर सकता है, दैट इज द लीस्ट काउंट, है ना। ठीक है, तो अब आपको दिया हुआ है, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द कंपास इज 30 मिनट, देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द एरर। अब ऑर्डर ऑफ द एरर निकालनी है, एरर निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो आपके पास tan थीटा इज 10 30 मिनट, डेल्टा एल बाई एल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको लेंथ दी हुई है 1 मीटर, कितना दिया हुआ है
डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द एरर ऑफ द लीनियर मेजरमेंट इक्विपमेंट विद द कंपास सर्वे फॉर 1 मीटर। 1 मीटर का कंपास सर्वे आप मेजर कर रहे हो तो उसके लिए डेल्टा एल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 10 थीटा 1030 मिनट की आपको वैल्यू पता है 0.00873, ठीक है, और डेल्टा एल आपको निकालना है और एल आपके पास है 1 मीटर, तो आप एमएम में कन्वर्ट कर दो तो यू विल हैव द क्या आपको निकल जाएगा, लीस्ट काउंट निकल जाएगा, सॉरी लीस्ट काउंट नहीं, क्या बोल रहा था, ऑर्डर ऑफ एरर निकल जाएगी, ठीक है। ये सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फटाफट से एंगुलर मेजरमेंट। अब एंगुलर मेजरमेंट में पिछली बार ये चीज मैंने बताई थी, लूज निडल मेथड या फ्री निडल मेथड। इन दिस मेथड वी ट्राई टू मेजर मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ईच ट्रेवर्स लाइन। क्या करते थे हम, हर एक पॉइंट पे क्या रखते थे, अपना कंपास रख लो, ठीक है, कंपास रख के आप मेजर कर लो, यही हमारी बियरिंग्स को मेजर कर लो, दैट इज नोन एज लूज निडल मेथड या फ्री निडल मेथड, ठीक है। फास्ट निडल मेथड में हम क्या करते थे, इन दिस मेथड वी मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ एनी वन लाइन एंड जनरली इट इज द फर्स्ट ट्रेवर्स लाइन एंड वी मेजर द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। फास्ट निडल मेथड में हम क्या करेंगे, पहली लाइन तो सेम एज इट इज जो फ्री निडल मेथड था उसकी तरह करेंगे, फिर बाकी चीज हम क्या मेजर करेंगे, वी विल फाइंड आउट द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट देन द प्रीवियस मेथड। हम अभी जो हमने इंक्लूडेड एंगल किया ना वो ज्यादा आसान था, है ना, जो न्यूमेरिकल हमने एक बियरिंग से सॉल्व किया और एक किससे किया, हमने इंक्लूडेड एंगल से। तो इंक्लूडेड एंगल इजीली हम निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज फास्ट निडल मेथड। क्लियर है, क्लियर है या नहीं? हाँ सर। ये सारे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, ठीक है, तो ये सारे मेथड्स आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। इन सब मेथड्स का आप साइड पे यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ एक ही मेथड पढ़ो, एक ही मेथड को यूज कर लो, डायरेक्ट एंगल या इंक्लूडेड एंगल, लेकिन आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, सारी बियरिंग्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इतने सारे मेथड बता दिए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंक्लूडेड एंगल। आपको मैग्नेटिक बियरिंग डायरेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इंक्लूडेड एंगल का यूज करो, ठीक है। पहली तो लेनी पड़ेगी मैग्नेटिक बियरिंग, फिर उसके बाद ट्रेवर्स लाइन से आप सारे स्टेशन का वो कर लो, है ना। तो इंक्लूडेड एंगल मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट आउट ऑफ द टू, जो अब तक दो पढ़े उससे सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। फिर आ जाता है एंगुलर मेथड, सॉरी एंगुलर मेजरमेंट, डायरेक्ट एंगल मेथड, ठीक है। आप या तो डायरेक्ट एंगल को मेजर कर लो या फिर डिफ्लेक्शन एंगल से मेजर कर लो, ठीक है। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, जब दो पॉइंट के बीच में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना उसको आप मेजर करोगे तो दैट इज डिफ्लेक्शन एंगल, है ना। तो डायरेक्ट एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल हमारा कहाँ पे यूज हो रहा है, दैट इज यूज्ड फॉर द ओपन ट्रेवर्स, ठीक है। अभी तक तो हमने क्लोज, एक पहला ओपन ट्रेवर्स भी पढ़ा था और दूसरा क्लोज ट्रेवर्स। अब याद रखना डिफ्लेक्शन एंगल मेथड कहाँ कहाँ पे यूज होता है, मैंने बताया था रेलवे, कैनल्स, सीवर्स, इन सब के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, ठीक है। तो इन मेथड को कहाँ पे यूज करो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं थोड़ा सा लेटीट्यूड एंड डिपार्चर। ये मैंने बताया था आपको, लेटीट्यूड और डिपार्चर अब तक, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं सर। चलो ठीक है, आज लेटीट्यूड और डिपार्चर भी देख लेते हैं। देखो अब ये सारी चीजें यूज कहाँ होती है ना, हमने जो ट्रेवर्सिंग पढ़ी, ट्रेवर्स में मैंने बताया था कई बार हम जो ट्रेवर्स बनाते हैं, मान लो हम लोग साइड पे गए, ठीक है, तो साइड पे हमने ट्रेवर्स तो बनाया अपना आराम से, सब कुछ पॉइंट पॉइंट लेके सारे एंगल लेके, लेकिन जब हम क्लोज कर रहे हैं, देखो ट्रेवर्स में भी क्या होता है ना, हमने एंगल मेजर किया, क्या लेंथ मेजर की, तो मैंने बताया था कहीं ना कहीं पे एरर आती है। तो जब आप क्लोज ट्रेवर्स बना रहे हो तो जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था वहां अगर आपका आपका ट्रेवर्स एंड नहीं हो रहा है, उन जहां से शुरू किया और जहां पे एंड होना, मतलब जहां पे आप एंड कर रहे हो उन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो आप उसको, उसके बीच में जो गैप आ गया ना दैट इज नोन एज एरर, ठीक है, वही एरर होगी ना। अगर वो क्लोज हो जाएगा तो एरर ही नहीं आई, आपने सारा हर चीज मेजर किया, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ एंगल में वो आ जाएगा, कुछ ना कुछ आप चेन में मेजर करोगे, तो चेन में तो मैंने इतने सारे करेक्शन बताए थे आपको, है ना। तो टेप में भी इतने सारे करेक्शन हैं, तो इसलिए हमारा क्या होगा ना, वो ट्रेवर्स क्लोज नहीं हो पाएगा। अब जो क्लोज नहीं हो पाया तो उसको क्लोज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी, यहीं पे यूज आता है लैटिट्यूड और डिपार्चर का, ठीक है। तो व्हाट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन नॉर्थ साउथ मेरिडियन। चलो फटाफट से मुझे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बताओ क्या होता है। सारे प्रोजेक्शंस आप लोग पढ़ के आए हो मेरे हिसाब से तो, है ना। चलो मुझे ये बता दो, अभी ए बी लाइन आपके सामने है, ठीक है, सॉरी एओ लाइन है, ओ ए लाइन दिख रही है, ये वाली ब्लू ब्लू जो लाइन दिख रही है, इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाओगे तो मुझे ये बता दो, नॉर्थ और साउथ मेरिडियन, ठीक है, नॉर्थ और साउथ मेरिडियन पे अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाओगे तो किस एक्सिस पे पड़ेगा, बस इतना सा बता दो मुझे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। याद आ रहा है कुछ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, हाँ या ना? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ सर सुन तो रहे।
नहीं आ रहा है तो नहीं आ बोल दो कि नहीं आ रहा है ना। देखो अब देख लो, ये ओए लाइन का जो प्रोजेक्शन इस नॉर्थ साउथ पे है, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन इस पे जाएगा ना, दैट इज ऑलवेज नोन एज लेटीट्यूड। लेटीट्यूड हमेशा किसमें होगा, L1 cos थीटा, ठीक है, इसका L1 cos थीटा इस लाइन पे आएगा, और L1 sin थीटा जो आएगा, ये L1 लाइन है, L1 का जो cos थीटा आएगा दैट इज लेटीट्यूड, L1 sin थीटा जो आएगा दैट इज डिपार्चर, ठीक है। दोनों होते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक होगा नॉर्थ साउथ पे, एक होगा ईस्ट वेस्ट पे। एल से याद करो, एल स्टैंड्स फॉर, मतलब हमारा जो लेटीट्यूड जब भी आएगा दैट इज ऑन इस एक्सिस पे आएगा हमारा नॉर्थ साउथ पे, ठीक है, और हमारा डिपार्चर आएगा ईस्ट वेस्ट पे आएगा, ठीक है। तो जब भी ये कोई लाइन बनी है, ओए लाइन बनी है, इसका जब इस पे आएगा तो हम इसे बोलेंगे लेटीट्यूड, हमेशा दैट इज नोन एज पॉजिटिव, नॉर्थिंग साइड के लिए पॉजिटिव होगा, साउथिंग साइड के लिए नेगेटिव होगा। देखो इस लाइन का अगर इस पे आप प्रोजेक्शन बनाओगे तो नॉर्थ साउथ पे दैट इज L3 cos थीटा, ठीक है। अब ये चीज किसमें आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। देखो पहला क्वाड्रेंट में प्लस प्लस दोनों चीजें होती हैं, लेटीट्यूड इज इन प्लस एंड डिपार्चर इज इन प्लस, ये साइड वाला देखते जाओ, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट पे जैसे जाओगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आएगा ना, फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट में लेटीट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा क्या आ जाएगा, अगेन द डिपार्चर विल बी पॉजिटिव एंड द लॉन्गिट्यूड विल, वो लेटीट्यूड विल बी नेगेटिव। क्लियर है, लेटीट्यूड डिपार्चर क्लियर हुआ, हाँ या ना। सर ये नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ नहीं, अजीब फर्स्ट सा हो गया, एक्सिस पे कुछ भूल गए। पॉजिटिव होती है, एक्स एक्सिस याद रखो ना, एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव, वाई एक्सिस यहाँ पे ऊपर की तरफ ये वाली पार्ट है, ये एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव, चाहे यहाँ लेटीट्यूड आए, चाहे डिपार्चर आए, चाहे लेटीट्यूड आए या डिपार्चर आए, ठीक है। लेकिन जैसे ये वाई एक्सिस पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो दोनों चीजें नेगेटिव, लेटीट्यूड भी नेगेटिव, डिपार्चर भी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ये डिपार्चर इज नेगेटिव, लेटीट्यूड अगेन इज पॉजिटिव, यहाँ पे डिपार्चर इज नेगेटिव एंड लेटीट्यूड इज पॉजिटिव। अब इसमें क्या है, ये तो क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट है ना जो हम लोग पहले पढ़ते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ध्यान आया नहीं आया, हाँ है ना। सर। हमें हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे LOC जैसे दिखा रहा है ना, LOC क्या हो गया, लेटीट्यूड इन नेगेटिव, ये दोनों मैंने बताया नेगेटिव होंगे, ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव, बस यही तो है। ये अभी देखो क्वेश्चन देखोगे ना तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। देख लो, ये देख लो, ये पूरा पता है, ये एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, यहाँ सब कुछ पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट, अच्छा सेकंड ये गड़बड़ हो गया था, सेकंड यहाँ पे है तो यहाँ पे ये लाइन जो होगी दैट इज नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव ही है, तो लेटीट्यूड हमेशा नेगेटिव, डिपार्चर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे लेटीट्यूड नेगेटिव, डिपार्चर भी नेगेटिव, यहाँ पे डिपार्चर हमारा ये वाली लाइन नेगेटिव है तो डिपार्चर हमारा नेगेटिव हो गया, यहाँ पे लेटीट्यूड पॉजिटिव हो गया। क्लियर, हाँ सर। चलो अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ फटाफट, ओए लाइन का इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा लेटीट्यूड क्या होगा। ओए का मुझे लेटीट्यूड बता दो फटाफट विद साइन। कृतिका यहीं पे हो, नहीं हो? क्या हो गया कृतिका को? कोई बताएगा मुझे लेटीट्यूड, व्हाट शुड बी द लेटीट्यूड ऑफ ओए लाइन? क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? सर ओए साइन थीटा। वेरी गुड, सही तो है अंकिता, सही है। ओए साइन थीटा विल बी द लेटीट्यूड एंड ओए cos थीटा विल बी द डिपार्चर, बस इतना ही बताना था। चलो चलो, अब मुद्दा आता है अभी जो मैंने बताया, अगर ट्रेवर्स क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लोज होने का मतलब क्या है, समेशन ऑफ द लेटीट्यूड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर लूप ट्रेवर्स है और क्लोज ट्रेवर्स है तो समेशन ऑफ लेटीट्यूड विल बी 0, समेशन ऑफ द डिपार्चर विल बी 0, ठीक है। अभी ये बताता हूँ क्वेश्चन के साथ, आपको बताता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। ये छोड़ दो, ये काम की चीज नहीं है, आ जाओ क्वेश्चन पे, फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाओ तो पता चल जाएगा क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही, ठीक है। In a closed traverse, a displacement is found that the sum of the latitude is -2 and sum of the departure is -2√2. Calculate the length and the reduced bearing of the closing line. कोई कर सकता है? क्वेश्चन इतने सिंपल है ना, कुछ करना ही नहीं है। क्या दिया हुआ है, लेटीट्यूड दिया है, लेटीट्यूड जैसे ही सुनोगे डायरेक्ट लिख दो, एक मिनट, सम ऑफ द लेटीट्यूड एंड सम ऑफ द डिपार्चर।
मैंने ऊपर गलत बता दिया कि cos थीटा और sin थीटा। चलो मान लो अभी L cos थीटा इज -2, L sin थीटा इज -2√2। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो, L स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 पता है, L की वैल्यू आ गई √12। बस इसमें बताओ क्या करना था, L की वैल्यू निकालनी थी। चलो ये सब क्वेश्चन देखना है ना, छोटे छोटे हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं। और आप डायरेक्ट tan थीटा भी निकाल सकते हो, tan थीटा इज L sin थीटा बाई L cos थीटा, तो √2 आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब थीटा 54 डिग्री 44 मिनट है। अब देख लो यहाँ पे वैल्यू कैसे आपने किस में कन्वर्ट किया, क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट किया, रिड्यूस बियरिंग को। एक मिनट, लाइन कहाँ पे? हाँ ये देखो, ये कोई मुझे बताएगा 54 डिग्री ये कैसे आया? 54 डिग्री साउथ, 54 डिग्री 44 वेस्ट। चलो अंकिता के लिए सवाल, अंकिता इसको कन्वर्ट करो होल सर्कल बियरिंग में फटाफट। ऊपर जाओ, इस साउथ 54 डिग्री 44 मिनट वेस्ट को कन्वर्टेड इनटू होल सर्कल बियरिंग, यहीं से हमने क्लास की शुरुआत की थी। हो रहा है कन्वर्ट? सर प्लस 180 तो होगा शायद, लेकिन 3 मिनट। कर लो, टाइम दे रहा हूँ मैं, 2-3 मिनट दे रहा हूँ, देखें कौन पहले कन्वर्ट करता है। सर ये मिनट कृतिका ट्राई करो सबसे पहले, लेकिन अंकिता आंसर देगी, फिर कृतिका, फिर हर्षिता। जैसे मैंने बताया था वैसे इमेजिन करो, साउथ 54 डिग्री 44 मिनट वेस्ट कहाँ पे है, किस साइड है, कौन से क्वाड्रेंट में है? सर 234 डिग्री 44 मिनट। हर्षिता, कृतिका सही है गलत है? कृतिका नहीं है यहाँ पे। कृतिका है ही नहीं, वेरी गुड। हर्षिता सही है? हाँ सर सही है। गलत है। क्यों सर? सही है, सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब आ जाते हैं हम अल्टीमेट, जो मैं बता रहा था कि हमें ये लैटिट्यूड डिपार्चर का जरूरत कहाँ पड़ा, व्हेन वी आर गोइंग टू एडजस्ट द आवर ट्रेवर्स। ठीक है, हम ट्रेवर्स को एडजस्ट कब करेंगे? जब हमारा इफ देयर इज एरर ऑफ क्लोजर, जब हमारा क्लोज नहीं हो पाएगा हमारा ट्रेवर्स, तो हमें उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देयर आर वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग द ट्रेवर्स, दैट इज आर्बिट्री मेथड। इन दिस मेथड क्लोजिंग एरर इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रली अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द सर्वेयर बेस्ड ऑन द फील्ड कंडीशन। ठीक है, अब ये देखो आर्बिट्री मेथड क्या बताता है ना, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, जैसे मान लो मुझे मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो दैट इज आर्बिट्री मेथड। ठीक है, अब इसी तरह एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे, दैट इज बाउडिच, उन्होंने अपना रूल बताया था कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंपास रूल। ठीक है, उन्होंने बताया था एरर इज डायरेक्टली टू द अंडर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन, जितनी लेंथ ऑफ द लाइन होगी उसका अंडर रूट। सबने अपना अपना वो दिया था। एक मिनट, खत्म हो गया तुम लोग का? ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी विल डू इन द ट्रेवर्सिंग को हम ऐसे ही करते थे, इनके डायरेक्ट मतलब ट्रेवर्स को क्लोज करने के लिए इनका यूज करते थे, बस यही है लैटिट्यूड डिपार्चर। ठीक है, अब इसके आगे कुछ ज्यादा खास नहीं। देखो ट्रेवर्सिंग खत्म हो गई तुम लोग की। एक मिनट, अभी ये नया शुरू हो गया। चलो हमें अब वापस आना था लेवलिंग पे। चलिए, लेवलिंग एक बार मैंने पढ़ा दिया है, फिर से एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ, विद क्वेश्चन आज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो लेवलिंग इज द ऑपरेशन ऑफ डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द वेरियस पॉइंट। एलिवेशन इज द हाइट ऑफ द पॉइंट डेटम, ये सब पता है, एमएसएल पता है, मीन सी लेवल पता है आप लोग को। लेवलिंग इज द ऑपरेशन, ये सारी चीजें पता है। आज विद एक्सेस करते रहे थोड़ा, है ना। लेवलिंग, ये सारे फिगर पिछली बार नहीं दिखाए थे, इस बार फिगर देख लो। लेवल सरफेस ये होता है, ठीक है। लेवल लाइन ये होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस वाली, ठीक है। एक मिनट, डेटम हो गया, वर्टिकल सरफेस हो गया, ठीक है। एलिवेशन ये बता रखा था, एलिवेशन क्या होता था, एल्टीट्यूड। हाँ चलो, ये बता रहा था एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। अब मैं यही दिखा रहा था आप लोग को, दिस इज द इक्विपमेंट, ठीक है। ये रहा इक्विपमेंट, इसके सामने से दिख रहा है इक्विपमेंट, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ सर।
पहले डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा बताता चलूंगा, है ना। आज यही चीज मेन करवानी थी आप लोग को। चलो सबसे पहले करते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। पिछली बार ये चीज छोड़ दी थी मैंने। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इज द लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास एंड द सेंटर ऑफ द आईपीस। ये दिख रहा है, ये ऐसा करके कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आईपीस होगी, यहाँ पे आप लोग खड़े होगे, नीचे ये दिख रहा है ना, दिस इज ट्राइपॉड। ट्राइपॉड भी आपके पास, चाहता तो मैं लाके अभी दिखा देता, लेकिन अभी समझ लो, जब यहाँ पे आ जाओगे तो वो ज्यादा देखने में और करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे खड़े होगे, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को साइड करोगे आगे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज आई पीस, ठीक है। और जो आगे जहां पे ऑब्जेक्ट की तरफ है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ग्लास, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं, ठीक है, दिस इज योर आई पीस। यहाँ से आप देखोगे, कोई भी चीज सर्च वो करनी होगी तो यहाँ से देखोगे, ठीक है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्लास है यहाँ पे, ठीक है। इसको आगे पीछे करना है फोकस के लिए, ये वाले वो होते हैं। अभी और भी कई चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। इस लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है ना, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इज द लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास एंड द सेंटर ऑफ द आई पीस। इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। क्लियर है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है। अब नाउ व्हाट इज द लाइन ऑफ द साइट, यहीं से एक लाइन जाती है, ठीक है। लेकिन जो इसमें इसके बीच में ना हमें दिखते हैं क्रॉस हेयर्स। अब मैं बताऊंगा, क्रॉस हेयर्स हमें ना ऐसे करके एक सीधी लाइन होती है, उसके बाद बीच में दो मतलब क्रॉस होते हैं, ठीक है। तो उस सेंटर को बोलते हैं, जो लाइन ऑफ द साइड होती है, जो क्रॉस हेयर को भी कनेक्ट करती है। लाइन ऑफ द साइड इज द लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जो कट करे, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, ठीक। एक हो गई एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक हो गया लाइन ऑफ साइट, और अगला आता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। इन लेवलिंग line of the site should be horizontal while observing the reading. When the line of the site become horizontal, it is called line of collimation, ठीक है। It is the line joining the intersection of crosshair, optical center and objective in the continuation. देखो ये दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है स्टेडियाज, ये है क्रॉस हेयर्स जो मैं अभी बता रहा था, क्रॉस में दिख रहा है ना ये। इसमें हमें ऑब्जेक्ट को इस बीच में सेंटर पे बाइसेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग क्रॉस हेयर्स पे आते हैं, दीज आर द स्टेडियाज, है ना, स्टेडिया इसी को बोला जाता है, ठीक है। और इसी चीज को देखो, कई जगह कई में क्रॉस हेयर ऐसे भी मिलते हैं, ठीक है। एक से प्लस का साइन हो जाता है पूरा, और यहाँ पे ये प्लस और बीच में ये माइनस टाइप का, ठीक है। तो इस सेंटर को हमें ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करना पड़ता है, दिस इज नोन एज क्रॉस हेयर्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज पता होना चाहिए। लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन हो गया, ये देखो यहाँ पे क्रॉस हेयर दिख रहा है, क्रॉस हेयर से जो इंटरसेक्ट करे, दैट इज लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन बताया है पूरा, है ना। व्हेन द इट इज लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ कॉल्यूमेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर्म्ड बाय द 360 रोटेशन ऑफ द लाइन ऑफ द कॉल्यूमेशन। ये 360 डिग्री पे रोटेट भी कर सकता है, ठीक। बस इसमें इतना ही है। फोर साइड सारी चीज बताई थी। फोर साइड इज द रीडिंग, बैक साइड कहाँ चली गई इसकी, चलो एक बार फोर साइड देख लो। फोर साइड इज द रीडिंग टेकन ऑन द लास्ट पॉइंट ऑफ द सर्वे on or on change point just before shifting the instrument. Elevation of the staff, height of the instrument minus foresight. Change point बता रखी है। Change point is the point denoting shifting the level. Both backside and foresight are taken on the change point, ठीक है। दोनों चीजें ली जाती हैं। Intermediate side क्या होती है? Intermediate side is the reading taken on the point of unknown elevation between the backside and foresight. It should be noted that both intermediate side and foresight are taken at the point of unknown elevation, but foresight is taken either at the change point और द लास्ट पॉइंट ऑफ द सर्वे वेयर इट इज। ये सारी चीजें बता रखी थी पिछली बार, है ना। बेंचमार्क भी बता रखा है, जीटीएस बेंचमार्क, टेम्पररी बेंचमार्क, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, ये सब पढ़ा था पिछली बार। चलो अब शुरुआत से आते हैं, वही जो लेवलिंग मैंने बताई थी, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। दीज आर द बेंचमार्क, ठीक है। हम टेम्पररी बेंचमार्क भी मान लेते हैं। लास्ट जो ऐसे आज हमने सर्वे किया, कल हमें क्या करना है, फिर से दोबारा रिपीट करना है। तो हमने यहाँ तक का सर्वे कर लिया था, तो हम क्या करेंगे, इसको टेम्पररी बेंचमार्क मान के हम वो फिक्स कर देंगे, ठीक है। इस तरह परमानेंट बेंचमार्क, ये सारी चीजें पढ़ लोगे। पैरेलैक्स एरर बताया था मैंने। लेवल ट्यूब, इसी में देखो एक लेवल ट्यूब होती है। लेवल ट्यूब क्या है, दिख रही है लेवल ट्यूब, दिख रही है यहाँ पे सेंटर पे, कैसे दिख रही है तुम लोग को? ये दिख रहा है यहाँ पे लेवल ट्यूब दिख रही है, है ना सर? नहीं सर वो के बाद
अभी इंस्ट्रूमेंट पहले देखना, यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से लेवल ट्यूब बनी हुई है। लेवल ट्यूब क्या करती है, आपको बताएगी इंस्ट्रूमेंट इज नॉन सेट, मतलब हॉरिजॉन्टल है या नहीं। जब तक ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा तब तक हम इससे प्रॉपर साइड नहीं कर पाएंगे, है ना। जो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकल रहा है वो एक सेंटर पे होना चाहिए ना, तब तो ये हॉरिजॉन्टल, मतलब ये चीज हम आगे वो कर पाएंगे। तो सबसे पहला जरूरी है कि हमें क्या करना है, वो अब देखो थोड़ी लाइट में बताऊंगा, सेंटरिंग, लेवलिंग और ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन अभी इसमें से बबल ट्यूब को हमें सेंटर पे लाना होता है। ठीक है, यहाँ पे बबल ट्यूब बना हुआ है, वो बबल ट्यूब देख के पहले सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको एक प्रॉपर लेवल पे लेके आते हैं। ठीक है, तब तो फिर आगे रीडिंग के लिए वो करेंगे। तो यही लेवल ट्यूब है। विद द हेल्प ऑफ लेवल ट्यूब, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड टू कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ द ग्रेविटी और द लाइन ऑफ द साइड कैन बी मेड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लाइन ऑफ द साइड को हॉरिजॉन्टल मेंटेन करने के लिए लेवल ट्यूब सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। इट्स द ग्लास ट्यूब सील्ड एट द बोथ टाइप ऑफ लिक्विड, ये सब पढ़ लेना एक बार, है ना। क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, सिंथेटिक अल्कोहल इज यूज्ड एज अ लिक्विड, ताकि वो उसके अंदर विस्कोसिटी ना आ पाए। ठीक है, मतलब ऐसा लिक्विड लिया जाता है इसके अंदर, क्या होता है, दैट इज सिंथेटिक अल्कोहल। ठीक है, क्यों इसको लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत लेस विस्कस होता है, स्टेबल होता है और नॉन फ्रीजिंग एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मतलब ये अगर ये जम जाए या विस्कोसिटी इसके बीच में आ जाए ना, तो बबल फिर बनेगा नहीं। तो बबल के ही कारण हमें पता चल पाता है कि इंस्ट्रूमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल हुआ या नहीं। ठीक है, चलो अब सबसे पहला काम हमारा न्यूमेरिकल, यहीं से शुरू करते हैं न्यूमेरिकल आज। ठीक है, याद रखना मिड टर्म में एक न्यूमेरिकल भी आ रहा है लेवलिंग का। बाकी अब तक जितना पढ़ा है उसमें से वही आएगा, एक लेवलिंग का एक न्यूमेरिकल है। लेवलिंग से पूरा मतलब मेन है न्यूमेरिकल। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकल कर लोगे, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग, देखो यहाँ पे अप्लाई करना अब तक जो पढ़ाया था। The following staff reading were taken successfully with the level, the instrument having been moved forward after the second, fourth and the eighth reading. कितने कितने इंस्ट्रूमेंट के बाद मूव किया है, मेरे को फटाफट से अंकिता और हर्षिता, कृतिका तो है नहीं शायद, अंकिता और हर्षिता मुझे बता दोगे कौन सी रीडिंग 0.875 से शुरू करोगे। सबसे पहली रीडिंग कौन सी है, कौन सी फोर बियरिंग है, कौन सी बैक बियरिंग है, कौन सी इंटरमीडिएट साइट है, ये मुझे फटाफट बताओ। कौन कौन से वाले रीडिंग का? तीन चीज बताइए मैंने, क्या क्या बता दिया आपको, फोर साइड, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रीडिंग्स हैं। 11 में से मुझे क्लासिफाई करके बता दो कौन कौन सी बैक साइड है, कौन कौन सी फोर साइड है, कौन कौन सी इंटरमीडिएट साइड है। कौन शुरू कर रहा है, अंकिता? सर 0.875 बैक साइड होगी। फिर बैक बियरिंग है, बियरिंग कहां से आ गई, दोनों मिक्स मत कर दो। बियरिंग ट्रेवर्सिंग का पार्ट था। हाँ, बैक साइड है, वेरी गुड। 0.875 इज बैक साइड। हर्षिता बताओ 1.235 क्या है? इंटरमीडिएट। हर्षिता क्वेश्चन पढ़ो। द इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन मूव्ड फॉरवर्ड आफ्टर द सेकेंड, फोर्थ एंड एट्थ रीडिंग। जैसे ही क्वेश्चन बोले तो सबसे पहले जो जो चीज बोली है, सेकेंड, फोर्थ और एट्थ के बाद डंडा लगा दो। ठीक है, आपके पास तो पेपर में रहेगा ना, तो क्या करना है, आपको एक लाइन खींच देनी है, स्लैश। ठीक है, अब मुझे अगर ये सेकेंड और फोर्थ एट पे क्या हो रहा है बताओ, मुझे बताओगे कि द इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन मूव्ड, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हमने क्या कर दिया, क्या बताया था मैंने? सर आई गेस वो दिख नहीं रहा है सेम लाइन में, या फिर एलिवेशन में डिफरेंस आ रहा है, तो इसीलिए बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल, को। तो हमने क्या कर दिया, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया। ये चीज समझ में आ गई। द चेंज पॉइंट इज सेकेंड, फोर्थ एंड एट्थ रीडिंग। अब मुझे सेकेंड, फोर्थ और एट्थ रीडिंग जब भी आप, हर्षिता आप फिर से बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के। 1.235 इज विच साइड? सर फिर सेकंड, फोर्थ और एट्थ फोर्थ साइट होगी। मुझे सेकेंड, फोर्थ और एट्थ से मतलब नहीं, मुझे बताओ 1.235 इज विच रीडिंग, विच साइड? 4 कौन सी? थोड़ा तेज बोलो। फोर साइड सही है। साइड। नेक्स्ट, हाँ फोर साइड। अंकिता 2.310 इज विच साइड? इंटरमीडिएट। फिर वही कर दिया, चेंज हुआ है ना, चेंज पॉइंट आया है। चेंज पॉइंट के बाद पहली रीडिंग कौन सी आएगी? सर 2.310 का पूछ रहे थे ना आप सर? हाँ, तो अब सर जब ये तो हमारे पास फोर थर्ड। साइड आ गई तो फोर, हाँ फोर साइड के बाद कौन सी रीडिंग आती है?
सर चेंज के बाद बैक साइड आएगी। आया समझ में अंकिता? हाँ 2.314 is which side? बैक साइड। बैक साइड हर्षिता 1.385। फोर्थ साइड। अंकिता 2.930। बैक साइड 3.125। हर्षिता इंटरमीडिएट साइड। वेरी गुड। 4.125। इंटरमीडिएट साइड। 0.120। फोर साइड 1.875। बैक बैक साइड। 2.3030। इंटरमीडिएट। 3.765। इंटरमीडिएट। फिर इंटरमीडिएट। लास्ट रीडिंग इज ऑलवेज फोर फोर्थ साइड। साइड। अब मुझे बताओ व्हाट इज द बेंचमार्क? द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन अ बेंचमार्क ऑफ एलिवेशन इज 132.135। एंटर द रीडिंग्स इन द लेवल बुक फ्रॉम एंड रिड्यूस द लेवल। बेंचमार्क क्या हो गया? चलिए, अब तक जो मैंने बताया था वही चीज है, कुछ और है। 0.875 इज बैक साइड, 1.235 इज फोर साइड, 2.310 इज बैक साइड, 1.385 इज अगेन फोर साइड। यही चीज बताई थी, कुछ अलग बताया? देखो, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड, फोर्थ और एट्थ पे जहां जहां चेंज होगा दैट इज ऑलवेज फोर साइड। यही चीज बताई थी। उसके बाद वाली रीडिंग हमेशा बैक साइड आ रही है, उसके बीच की रीडिंग इज इंटरमीडिएट साइड। क्लियर है? यही कुछ फिगर बनेगा। अब मुझे फटाफट से रीडिंग कैलकुलेट करते आओगे। व्हाट शुड बी द आरएल ऑफ, कौन बताएगा? आरएल ऑफ S2। सॉरी, शुरुआत क्या होगा? पहला काम क्या होगा? आज हर्षिता बता रही थी, पहला काम क्या होगा? सबसे सबसे पहला काम, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कैसे निकलेगा? बेंचमार्क प्लस 0.875। वेरी गुड। बैक देखो, अब इतना समझ में आ गया। बेंचमार्क प्लस 0.875 इज द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आ गया, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ गया। मुझे आरएल बताएगी अंकिता, आरएल ऑफ S2। व्हाट शुड बी द रिड्यूस लेवल ऑफ S2? अंकिता, हाँ सर हूँ आरएल ऑफ S2 जो भी आएगा, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट माइनस 1.235, वी विल गेट द रिड्यूस लेवल ऑफ S2। ठीक है, इसी तरह सारे निकालते जाएंगे और वी विल हैव, देखो अब ये टेबल बनानी है। टेबल आपकी बन जाएगी, 3 रीडिंग बनेगी, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड। सबसे पहली रीडिंग बैक साइड आई, फिर इंटरमीडिएट। जब ये टेबल बन गई ना, टेबल बनाने के बाद आसान है। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हमारा सबसे पहला, दैट इज सॉरी क्या था, RL प्लस बैक साइड, यू विल गेट द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट माइनस बैक साइड, सॉरी माइनस हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ सही है, ठीक है। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यार ये गड़बड़ है क्या कुछ? 132 प्लस 0.875 इज हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ गया, अच्छा हाँ सॉरी, ये चेंज पॉइंट आ गया ना, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट प्लस, नहीं माइनस रिड्यूस लेवल ऑफ दिस, यू विल गेट 131.775। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो अब ये नहीं टेबल सर। बनाना आना चाहिए। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यहाँ से आया, यहाँ, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये आया, सॉरी ये बेंचमार्क था, बेंचमार्क में से ये प्लस किया तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अगेन वी विल हैव 132 यार ये गड़बड़ आ रहा है, हाँ 133 में से दिस फोर साइड यू विल सब्ट्रैक्ट इट, यू विल गेट द रिड्यूस लेवल। यही चीज मैंने बताई थी, ठीक है। फिर से रिड्यूस लेवल में चेंज पॉइंट आया, तो चेंज पॉइंट पे फिर से यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के लिए इसमें आपको बैक साइड प्लस करनी पड़ेगी, देन अगेन 134 यू विल हैव द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? फिर अगेन हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में से आरएल को माइनस, आरएल
को माइनस करोगे, अगेन यू विल हैव द रिड्यूस लेवल। इसी तरह करते 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 यू विल फाइंड द ऑल द, सब कुछ आ जाएगा आपके पास RL। ठीक है, रिड्यूस लेवल निकल आया। क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछो फटाफट। कोई डाउट है? नहीं सर, आ अंकिता गया। आ गया ना? ये टेबल बनाओगे, खुद से बना के देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस चेंज पॉइंट प्लस, ये मतलब दोनों चीज बताइए। अगर चेंज पॉइंट है या हमारे पास बेंचमार्क दिया हुआ है तो बेंचमार्क कर लोगे, और अगर RL निकालना है तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट या फिर फोर साइड। ठीक है, दोनों चीज कर लोगे। ठीक है, क्लियर? और फाइनल चीज क्या हो जाएगी? सम ऑफ द बैक साइड विल बी, हमारा क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ द बैक साइड माइनस समेशन ऑफ द फोर साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये जब सारी चीजें आप निकाल लोगे, अगर दोनों चीजें इक्वल आ गई तो आपकी सारी रीडिंग सही है, अगर नहीं आई तो सारी रीडिंग गलत है, फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? ये एक चेक है, ये एक चेक है। जब आप फील्ड बुक बनाते हो तो उसके बाद ये सारा चेक आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? सर क्या, कैसे चेक किया इन्होंने? नहीं समझ आया। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो जितनी बैक साइड आई ना हमारे पास, ये बैक साइड का पूरा सम, इन सबको प्लस करो और इन सबको प्लस करो। ठीक है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, इनको प्लस किया और इनको प्लस किया, तो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड विल गिव यू सम वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह लास्ट RL, जो लास्ट RL कितना है 133.620, और फर्स्ट RL कितना है 132.15135। इन दोनों का समेशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। अगर बराबर आती है देन इट इज ओके। ठीक है, ये एक चेक है, एक प्रोवाइड किया गया है, और अगर नहीं आती है तो अगेन सम देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक। क्लियर? हाँ सर, अगर कुछ पॉइंट का भी डिफरेंस होगा तो भी मतलब एरर नहीं चल जाएगा। जैसे 1.485 दो डिजिट तक सेम आएगा। वैसे एक्चुअल में तो दोनों चीजें, जैसे एक एक वैल्यू आप लोगे ना 3 डिजिट तक लोगे तो यू विल हैव द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, पॉइंट में डिफरेंस चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना चाहिए वैसे तो एग्जैक्ट। ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब तक आपने हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड का यूज किया तो इसे कहते हैं हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड। एक और मेथड है दैट इज राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, अब राइज एंड फॉल मेथड इज मोर एक्यूरेट देन द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ फोर साइड और बैक साइड को चेक किया, आपने इंटरमीडिएट साइड का कहीं चेक ही नहीं किया। आप इंटरमीडिएट साइड में अगर गलतियां हो जाएंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहीं इंटरमीडिएट साइड में भी गलतियां हुई, तो उसके कारण सारी रीडिंग्स गलत हो जाएंगी। तो इसलिए राइज एंड फॉल मेथड आया। अब राइज एंड फॉल मेथड का क्या मतलब क्या है कि हमारे पास ग्राउंड सरफेस कई बार अनड्यूलेटेड होंगे। ठीक है, कई बार हाई राई मतलब क्या होता है ना, कई बार पहाड़ आ जाएगा, कई बार आपका गड्ढे आ जाएंगे, तो वहां पे राइज एंड फॉल मेथड का यूज होगा। ठीक है, ये जैसे मैंने उस दिन बताया था ना कि कहीं पे कुछ राइज हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ फॉल चल रहा है। ठीक है, ये फॉल आया, ये भी, ये पूरा जो टेरेन हमने लिया था यहाँ फॉल ही है। ये हमारा ऐसे करके अगर आगे की तरफ आ जाता तो दैट इज नोन एज राइज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक और चेक क्या करेंगे, राइज और फॉल का एक और अलग टेबल में इंक्लूड कर लेंगे। अब राइज और फॉल का मतलब क्या है? देखो, अगर आप बैक साइड को फोर साइड में से माइनस करते हो, ठीक है, और आपका माइनस में आता है, दैट इज फॉल। सिंपल सी बात है। देखो, बैक साइड का मतलब क्या था? पहली रीडिंग जो आपने ली, और जब आप फोर साइड लोगे तो अगर फोर साइड की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? फॉल हो गया। देखो यहाँ पे ये टर्म समझो, यहाँ पे बैक साइड आपका क्या है? ऊपर है। ठीक है, अब जब आप फोर साइड की वैल्यू ज्यादा आ रही है, देखो कम आती है तो इसका मतलब ये ऊपर ग्राउंड सरफेस ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर ज्यादा आ रही है बैक साइड से, इसका मतलब ये हमारा ग्राउंड मतलब गड्ढे में जा रहा है। ठीक है, तो गड्ढे में जाने का मतलब क्या है? फॉल। क्लियर? और इसी तरह देखो, जब फोर साइड ज्यादा आएगी, मतलब फोर साइड हमारी ज्यादा आ रही है तो फॉल है, फोर साइड अगर कम आएगी तो इसका मतलब क्या है? हमारा राइज हो रहा है। क्लियर है ये? हाँ सर। है ना? तो इसी पे हम लोग चेक लगा सकते हैं दोनों। इसमें एक और चेक प्रोवाइड हो जाएगा, राइज एंड फॉल ऑफ एनी, सॉरी ये तो निकालने के लिए वैल्यू बताइए, राइज एंड फॉल निकलेगा कैसे? इस पे एक और चेक आप प्रोवाइड कर सकते हो राइज एंड फॉल से रिलेटेड, समेशन ऑफ द राइज माइनस समेशन ऑफ द फॉल। देखो आखिरी में ये राइज एंड फॉल निकाल दिया पूरा आपने। देखो, सम ऑफ द राइज माइनस सम ऑफ द फॉल, समेशन ऑफ द फॉल इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL इक्वल टू समेशन ऑफ द बैक साइड माइनस समेशन ऑफ द फोर साइड। ये तीन चेक हो गए आपके पास। ठीक है, ऊपर दो ही चेक थे, यहाँ पे तीन चेक। क्लियर है? ये राइज एंड फॉल मेथड था ये हमारा। इससे क्वेश्चन आपके किस में आ रहा है? मिड टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर से कर लेना।
बस यही थे आज का सब यही था, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मैंने उसमें बता दिया था आपको। अब तक समझ में आया नहीं आया? हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में क्वेश्चंस करने ऑब्जेक्टिव। हाँ, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ लेवलिंग पिछली बार बताई थी, इनको थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इनको एक बार देख लेना। डायरेक्ट और स्प्लिट लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग, हाइपो हमारा हाइपोमेट्रिक लेवलिंग, हाइप्सोमेट एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इतना वैसे डिटेल में नहीं है, आपको लेवलिंग की सारी चीजें पता हो, ठीक। और लेवलिंग का एक न्यूमेरिकल, एक मिनट रुक जाओ। चलो क्वेश्चंस करने हैं ऑब्जेक्टिव। कर लेंगे सर। ज्यादा तो नहीं हो रहा है सब? आज का जो पढ़ाया, अंकिता का डाउट क्लियर हुआ? बियरिंग्स वाले कंसेप्ट क्लियर हुए? कैसे करना है, क्या करना है? हाँ सर। अब बियरिंग में देखो, ये दिखा रहा था मैं, टिल्टिंग, लेवलिंग और ये, हाँ, इनके इंस्ट्रूमेंट के देखो। अब ऐसा कुछ दिख रहा है, मेरे हाथ में भी कुछ है, और ये दिख रहा है कुछ कुछ ऐसा, ठीक है। अभी मैं टिल्टिंग लेवलिंग, ये स्प्लिट लेवलिंग कौन सी होती है, ये सारी लेवलिंग आओगे ना तब मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये इक्विपमेंट कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है ना। अभी सिर्फ पहले तो इक्विपमेंट पहचानना सीख लो कि किसको थियोडोलाइट बोलेंगे, किसको लेवलिंग बोलेंगे, किसको लेवल बोलेंगे, किसको कंपास बोलेंगे। पहले ये चीज तो क्लियर हो, है ना। पता लगा इंस्ट्रूमेंट कोई और उठा रहे हो, बोला गया कोई और। देखो, हाँ, ये देखो, ये फिगर देखोगे ना तो ज्यादा चीज की होगी। देखो, ये होता है फुट प्लेट, ठीक है, ये हमारा फुट प्लेट, ठीक है। इसके ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज अपर पैरेलल प्लेट, दैट इज फुट स्क्रू। ये वाले जो स्क्रू होते हैं ना, दैट इज फुट स्क्रू दिया हुआ है, ठीक है। अब ये टेलीस्कोप है आपका, दिस इज आई पीस, ठीक है, सॉरी आई पीस, हाँ, आई पीस मैं उल्टा दिखा रहा हूँ, तो दिस इज योर आई पीस। ये टेलीस्कोप है, ये फोकसिंग स्क्रू है, ठीक है। ये इसका ऊपर की तरफ नहीं दिया हुआ है इसमें, बबल्स दिए होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बबल्स, और एक बबल साइड के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल जो मैंने बताया, और ये होता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड, ठीक है। इसको आप पूरा रोटेट करवा सकते हो 360 डिग्री पे, ठीक है। ये फिगर देख के कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, और सेम साथ में इक्विपमेंट भी। आपके सिलेबस किसी ने उठा के देखा? टेक्योमेट्री भी दी हुई है। टेक्योमेट्री मैंने अभी बताई नहीं थी। टेक्योमेट्री क्या होगी? वही चीज जिससे आप एंगल को मेजर कर सको, ठीक है। तो टेक्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ एंगुलर सर्वेइंग इन विच द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द ऑप्टिकल मींस, ठीक है। ऑप्टिकल मींस का यूज करके यू कैन फाइंड आउट द जितने कोई भी एंगल आप मेजर कर सको, दैट इज टेक्योमेट्री सर्वे, ठीक है। दीज आर द क्रॉस हेयर्स। अभी जो मैं बताया था स्टेडिया, आपके सिलेबस में एक स्टेडिया टेकोमीटर करके दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन अल्टीमेट एम हमारा वही है, क्या करना है हमें? एंगल मेजरमेंट करना है। अब आप कंपास की हेल्प से करो, थियोडोलाइट से करो, या आप किसी टोटल स्टेशन से करो, ठीक है। तो एंगल मेजरमेंट करना है आपको, ठीक है। और ये है, दीज आर द स्टेडियाज, ठीक है। स्टेडिया का मतलब समझ लेना, क्रॉस हेयर्स जो होते हैं ना हमारे, दैट इज नोन एज स्टेडिया, ठीक है। जो अभी ये बताया, ये सर्कल ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, दीज आर द स्टेडियाज। क्लियर है? आप फिगर देख के तो क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, इसमें 3 तरीके की रीडिंग होती है, दैट इज अपर स्टेडिया रीडिंग, सेंट्रल क्रॉस रीडिंग एंड लोअर स्टेडिया रीडिंग, ठीक है। ये 3 जो डाउट आएगा ना कि किसमें रीडिंग लेनी है, तो ये अलग अलग तरीके हैं, सेंट्रल क्रॉस रीडिंग, अपर स्टेडिया रीडिंग, लोअर स्टेडिया रीडिंग। कोशिश करते हैं सेंट्रल क्रॉस रीडिंग पे, ठीक है। सेंट्रल क्रॉस रीडिंग जो आएगी वही, उसी को हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टेडिया मेथड में भी अलग अलग होते हैं, फिक्स्ड एयर मेथड, ठीक है, कई में फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू से हम इनका एंगल निकाल सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक मिनट जाना, मूवेबल हेयर, ठीक है, इसमें मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अपर स्टेडिया रीडिंग ले लो या लोअर स्टेडियम ले लो, फिर मिडिल वाला निकाल लो, ठीक है। तो इनका मेथड होता है, एक बार इनको देख लेना। बस आपको पता होना चाहिए कि स्टेडिया टेकोमीटर होता क्या है, ऐसी सब्सटेंस बार, ये सब ज्यादा काम करेंगे, अब कंटूर पे आ जाते हैं, बाकी इतना काफी है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। 10 मिनट है हमारे पास, फटाफट से हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। 1 मिनट एमसीक्यू, पिछली बार हमने एक तो कर ही लिया था। चलो, ये स्लाइड बहुत बड़ी है, दिख रही है सबको? पीपीटी क्वेश्चन दिख रहे हैं? यस सर। ये कर लिए थे हमने, मैक्सिमम परमिसिबल एरर कर ली थी, नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर कर लिया था हमने, है ना।
लेवलिंग की करें क्या? चेन पढ़े हो? चलो ये करो। इनवार टेप आर मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ, इनवार टेप किससे बना हुआ है? कौन बता रहा है? अंकिता? तुक्का मारो, तुक्का। चलो कोई ना कोई तो सही होगा। ए या बी सर? हाँ ये अच्छा है। हर्षिता? जल्दी देखो, इतना टाइम नहीं है। आंसर इज निकल एंड स्टील। ये सब पता होना चाहिए कौन सा मटेरियल का कौन सा बन रहा है। चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड, चेनेज। along the chain line. अंकिता? हाँ सर, अलोंग द सेम लाइन। चलो फटाफट इसका बताओ। इन चेन सर्वे एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप टेकन इज? Resonance. जल्दी। अंकिता? इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, बस क्वेश्चन आया या तो आएगा या तो नहीं आएगा। आंसर इज रिकरेंस। इन द सर्वे द स्लोप करेक्शन ऑलवेज अप्लाई टू द बेस लाइन इज? क्या होगा? कम्युलेटिव, कंपनसेटिंग, कम्युलेटिव। ये सब क्वेश्चन देख के मतलब लग तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, नहीं सर। है ना? ये सारे देखो करेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। चेन सर्वे में करेक्शन जरूर पूछा जाता है, ऑलवेज कम्युलेटिव होगा। ठीक है, एक बार मैं लेवलिंग देख रहा था, लेवलिंग के मिल जाए ना। ये तो पता ही होगा, ये वाला कौन बताएगा मेरे को? डिफरेंस ऑफ द हाइट बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ अ चेन लेंथ, द रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन क्या होता है? जल्दी, कोई बता रहा है? आगे बढ़ूं मैं? नहीं सर। ए होगा शायद, स्क्वायर बाई 2l। ये तो देख लो, सारे भेजे हैं। चेक लाइंस और प्रूफ लाइंस इज अ चेन सर्वेइंग आर एसेंशियली रिक्वायर्ड। इसका आंसर जो दे देगा उसने पढ़ा होगा कुछ ना कुछ। फटाफट बताओ मुझे। चेक लाइंस किस लिए होती हैं? To indicate the accuracy of survey work. अंकिता कहाँ हो? सर मैंने स्टार्टिंग में सी बोला था वैसे। अच्छा बोला था क्या? चलो बढ़िया आ रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं सब ऊपर से जा रहा है। ठीक है, इनके क्वेश्चंस फटाफट से देख लेना। ये सब ये तो कर लोगे, मुझे पता है। करेक्शन इसलिए होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। नहीं पता सर। हरे राम। सैग क्या हो रहा है? हर्षिता ऐसे बोलोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी सुबह से पढ़ा है। एरर, एरर क्या होती है? एरर का अपोजिट करेक्शन। सैग क्या होगा? इस तरीके का मूव हो जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, ज्यादा को कम करना है, हैं? ये सब तुम लोग गलत करोगे। अंकिता बताया नहीं अभी। ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये क्वेश्चन कर लोगे? और लेवलिंग के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। लेवलिंग के शायद इसमें नहीं है।
यहाँ से शुरू होती है लेवलिंग। चलो फटाफट से क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। द राइज एंड द फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग इज, आज ही पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है 5-10 मिनट पहले। अब ये आंसर नहीं बताओगे तो the rise and the fall method of the leveling is what? Less accurate than height of the instrument method, is not suitable for the leveling with tilting levels, quicker and less tedious for the larger number of intermediate site, provides a check on the reduction of the intermediate levels. Provides a check on the reduction of intermediate levels. अंकिता, हाँ सर वही लग रहा है। लग रहा है मतलब पढ़ाया नहीं मैंने, लग रहा है। अभी बताया ना क्या प्रोवाइड कर रहा है, चेक प्रोवाइड कर रहा है। ये इक्वेशन 3 इक्वेशन आ जा रही है ना। चलो नेक्स्ट। In an adjusted level, when the bubble is centered, the axis of the bubble tube become parallel to, किसके होता है? देखो अब ये तो तुम्हें लोग को बता दूं, बबल ट्यूब पैरेलल टू, लेकिन हाँ बबल ट्यूब ही नहीं दिखाई दे रहा तो कैसे कर पाओगे? सिंपल सी बात है, बबल ट्यूब पैरेलल किसके होना चाहिए? Line of sight. देख के तो कुछ भी बोल दोगे। ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो इसी, हाँ चलो। द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नोन एज, खुद का दिमाग लगाना, हो सकता है यहाँ गलत भी लिखा हो। द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन से जो नॉर्मल होती है, प्लम लाइन कौन सी लाइन होती है? कृतिका होती तो देखो बता देती, अभी प्लम यूज किया था उसने, प्लम बॉब। प्लम लाइन कौन सी प्लम लाइन होगी अंकिता? वो तो वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल? Horizontal. हॉरिजॉन्टल होगी प्लम बॉब। वर्टिकल प्लम बॉब क्या कहते थे? नीचे से जो हम लोग सेंटर करने के लिए यूज करते हैं ना प्लम बॉब का, तो सर वो तो हाँ, होता है। वर्टिकल होता है ना। वर्टिकल। हाँ वर्टिकल होता है। तो द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज, हाँ तो वर्टिकल होगा। खुद ही कंफ्यूज, मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ तुम लोग कुछ भी। प्लम लाइन आंसर इसका क्या वर्टिकल होगा? लाइन लाइन हॉरिजॉन्टल या फिर नॉर्मल टू द लेफ्ट। प्लम लाइन। सर हॉरिजॉन्टल अभी या नहीं लेवल समझा? लाइन। हाँ ठीक है सर, लेवल लाइन लेवल करने के लिए तो वो प्लम यूज होता है। ये सामने फिगर बना के दिखा हुआ है, लेवल सरफेस क्या होगा? अरे यार कुछ ज्यादा ही काम हो गया। हाँ लेवल लाइन, ठीक है। चलो, लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंट इन, देखें तुक्का मारो क्या सही होगा नहीं होगा। एक हॉरिजॉन्टल मार लो, एक वर्टिकल मार दो, कुछ और हो इसके अलावा तो बताओ। लेवलिंग डील्स विथ मेजरमेंट इन वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन या इंक्लाइंड प्लेन। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत सिर्फ वर्टिकल प्लेन। मैंने बताया एलिवेशन ही तो ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल थोड़े ले रहे हैं कहीं पे। पिछली बार भी बताया था मैंने, ये क्वेश्चन शायद करवाया था। द राइज एंड द फॉल मेथड ऑफ द लेवलिंग प्रोवाइड्स अ कंप्लीट चेक ऑन, इंटरमीडिएट साइड। बहुत सही। सर ऑल ऑफ द अबव। सही है अंकिता, सही है। सर डी इसीलिए इसी ऑल तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। देख के तुरंत इंटरमीडिएट साइड लगा दिया। अब वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे हैं, ठीक है। बैक साइड और फोर साइड में क्रॉस हेयर्स in the surveying telescopes are fitted in the objective lens at the center of the telescope, at the optical center of the eyepiece, in front of the eyepiece. लिखा हुआ था ना, in front of the eyepiece पे होगा हमेशा। The fixed point whose elevation is known is called बेंचमार्क। पिछली बार हर्षिता का वो था ना, क्या था आंसर? रिड्यूस लेवल। चलो ये तो चलो करेक्शंस आ गए, चलो काफी है आज का। चलो मतलब कुछ समझ में आया। लेवल लाइन इज अ, ये बता दो चलो।
लेवल लाइन की डेफिनेशन में करवाया था। Line passing through object line and eyepiece. क्या लेवल लाइन इज लाइन पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट लाइन एंड द आईपीस। अंकिता सही है, लग रहा है। अंकिता लग रहा है, नहीं लग रहा? सिंपल लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल। लोग खुद ऐसी क्या है चीज सर करते ये हैं। मीन स्फेरिकल? फिर वही अभी ऊपर लेवल लाइन जो दिखाया गोला, उसका लेवल लाइन, अभी लेवल लाइन पूरे की बात हो रही है ना। अभी ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन पढ़ाया था आज, ठीक है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप पढ़ाया था, उसमें मैंने लेवल लाइन पढ़ाया नहीं। लेवल लाइन तो पहले वाला ही लेवल सरफेस जो हो रहा है ना पूरा अर्थ का, दैट इज लेवल लाइन, जो ले रहे हैं, ठीक है। लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल, मतलब जो पूरा अर्थ सरफेस है उसके थ्रू जो लाइन है दैट इज लेवल लाइन, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो। ये बताओ द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू, ये बता दो चलो फटाफट। ये तो कर लोगे, मुझे यहाँ तक पता है। हाँ सर, reduce level plus back side. हाँ, क्या बोलिए, फिर से बोलो। रिड्यूस लेवल तो B प्लस Plus बैक back साइड। side. अंकिता, हर्षिता सही बोल रही गलत बोल रही? सर सही है। सब सही है। A staff reading taken on a point whose elevation is to be determined as a change point is called, फटाफट। Foresight reading. बहुत सही, सही है अंकिता। बैक साइड सर, B बैक साइड। आप आपस में डिसाइड कर लो फोर साइड या बैक साइड, ठीक है। तो चेंज के बाद तो बैक साइड होता है ना। फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है? A staff reading taken on a point सर whose जिसका elevation is base to be point लिया जाता है। हाँ सर, हाँ। आपने क्वेश्चन बताया था ना, foresight होता है। अंकिता आया समझ में? अच्छा समझ गया, इसके बाद चेंज हो रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। The method of leveling used to carry out recurrence of area is, तुक्का मारो। Check leveling. फ्लाई सिंपल। ये कहाँ से आ गए सर? ये टाइप्स ऑफ लेवलिंग एक बार देख लेना। फ्लाई लेवलिंग मैंने उड़ा दिया है, तो मतलब उड़ा के दिया, उसमें दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना जब भी आप रिकरेंस करोगे, ठीक है। रिकरेंस ऑफ द एरिया, उसके बाद फ्लाई लेवलिंग आती है। ये बता दो, ये अभी पढ़ाया है, चलो ये अभी नहीं कर पाओगे। इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंट्रल, द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब्स बिकम पैरेलल टू, किसके पैरेलल हो जाएगा? Line of collimation. लाइन ऑफ कॉलिमेशन। चलो वेरी गुड। चलो आज के समाचार यहीं समाप्त हो गए। चलो फिर समझ में आया? समझ में आया नहीं आया ये बताओ। हाँ सर। चलो आज कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है ना। देखो एक बार इनको फिर से देख लोगे। देखो जब तक आप लोग देखोगे नहीं ना तब तक समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो इनको एक बार देखना है। मैं तो सोच रहा था इक्विपमेंट के साथ